हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द कंप्लीट कोर्स ऑफ इंडियन पॉलिटी। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इस कोर्स के अंदर हम कंप्लीट सिलेबस इंडियन पॉलिटी का पढ़ने वाले हैं। किसके पॉइंट ऑफ व्यू से? तो ये हम लक्ष्मीकांत के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं। तो आइए कंटिन्यू करते हैं हम इसका एक नया लेसन, दैट इज प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो प्रीएम्बल क्या चीज होती है? ठीक है, तो प्रीएम्बल जो होता है, प्रीएम्बल होता है आपका, प्रीएम्बल को हम कह सकते हैं इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन, या इसको हम कह सकते हैं समरी, और इसको हम क्या कह सकते हैं? तो इसको हम कह सकते हैं प्रीफेस, और क्या कह सकते हैं? तो इसको कह सकते हैं एसेंस। अब ये सब क्या है, आइए मैं थोड़ा सा आपको डिटेल में समझाता हूं। ओके, तो जैसे कि एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं कि आपको कोई नॉवेल खरीदनी हो। बहुत से लोग होते हैं जिनको नॉवेल पढ़ने का शौक होता है। तो जब किसी बंदे को कोई नॉवेल खरीदनी हो, बाई करनी हो, तो वो क्या करता है? अपने इंटरेस्ट को, अपने इंटरेस्ट के रिलेटेड नॉवेल्स भी डिफरेंट टाइप की होती हैं। किसी को फिक्शंस पढ़ना पसंद होता है, तो किसी को हॉरर पढ़ना पसंद होता है। तो हर बंदा अपनी चॉइसेस के हिसाब से नॉवेल खरीदता है। तो क्या नॉवेल खरीदते टाइम वो कैसे पता चलता है उसको कि इसके अंदर क्या है? तो उसके अंदर एक प्रीफेस गिवन होता है, समरी गिवन होती है। वो क्या चीज होती है? तो नॉवेल स्टार्ट होने से पहले एक समरी या प्रीफेस होता है, जिसके अंदर क्या लिखा होता है? तो जिसके अंदर ये डिफाइन होता है कि ये जो नॉवेल है उसका एक मतलब बहुत छोटी सी समरी गिवन होती है कि मान लीजिए हॉरर है, ठीक है, तो कि किस तरीके की स्टोरी है, ये फिक्शन है या नहीं है, या फिर ये बायोग्राफी है किसी की। तो उस नॉवेल का समरी, शॉर्ट समरी के इस नॉवेल में क्या चीज है, किसकी स्टोरी है, किस तरीके की स्टोरी है, तो उसके लिए एक प्रीफेस गिवन होता है। तो पर्सन क्या करता है? उस प्रीफेस को पढ़ता है, उसको वो इंटरेस्टिंग लगता है, उसको लगता है कि हाँ इस टाइप की नॉवेल मैं पढ़ना चाहता हूँ, तो वो उसको बाय कर लेता है। सिमिलरली क्या होता है कि डिफरेंट बुक्स होती हैं हमारी, जो हमारे स्कूल्स वगैरह में बुक्स होती हैं, उसमें समरी और इंट्रोडक्शन गिवन होती है। ठीक है, हर लेसन के बाद आपने देखा होगा साइंस के एनसीईआरटीज में और डिफरेंट एनसीईआरटीज में समरी गिवन होती है। तो समरी क्या होता है? समरी आपका सिमिलर क्या होता है? शॉर्ट इंट्रोडक्शन, ओके, शॉर्ट एक्सप्लेनेशन, शॉर्ट एक्सप्लेनेशन के ये सब इसके बारे में क्या क्या है वो शॉर्ट में गिवन होता है। ओके, तो इसी तरह जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है, संविधान होता है, उसका जो इंट्रोडक्टरी पेज होता है, ठीक है, उसमें एक पेज होता है जिसमें उस संविधान की थोड़ी सी समरी, उसका नेचर कि वो किस तरीके का है, क्या क्या चीजें हैं उसमें, वो सब लिखी होती है। तो उस पेज को क्या नाम दिया गया? उस पन्ने को नाम दिया गया प्रीएम्बल। उस पन्ने को क्या नाम दिया गया? उसको नाम दिया गया प्रीएम्बल। ठीक है, तो प्रीएम्बल क्या चीज हो गई? प्रीएम्बल हो गया आपका, प्रीएम्बल एक तरीके का प्रीफेस है, समरी है, इंट्रोडक्शन है। मतलब ये समझिए, ये जैसे कोर्स है, ये आपको कंप्लीट कोर्स ऑफ इंडियन पॉलिटी में पढ़ा रहा हूं, तो बहुत सारे व्यूअर्स होंगे, क्या उनको सारी वीडियोस देखने की जरूरत है कि मैं इसमें क्या क्या पढ़ाने वाला हूं? नहीं ना। इसमें मैंने जैसे आपको इंट्रोडक्शन में बताया, ओवरव्यू दिया कि ऐसे ऐसे इस कोर्स में मैं ये सिलेबस कवर करने वाला हूं, कहां से मैंने कंटेंट लिया है, तो एनसीईआरटी, लक्ष्मीकांत, आपके करंट अफेयर्स, यहां से मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। किस किस एग्जाम्स में ये आपको इंपॉर्टेंट हो सकता है, कहाँ कहाँ इस मेरे कंटेंट से आपको क्वेश्चंस मिल सकते हैं, तो वो इस कोर्स का मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया। ठीक है, तो इसी तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन का इंट्रोडक्शन क्या है? प्रीएम्बल है। ओके, कॉन्स्टिट्यूशन का क्या है हमारा इंट्रोडक्शन? प्रीएम्बल है। ओके, तो प्रीएम्बल आपका पहला ऐसा कंट्री, फर्स्ट कंट्री टू यूज प्रीएम्बल इन द कॉन्स्टिट्यूशन, ऐसा कौन सा पहला देश था जिसने अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर प्रीएम्बल को यूज करा या डाला? तो वो था यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अमेरिका एक पहला ऐसा कंट्री था जिसने अपने यहां के कॉन्स्टिट्यूशन में प्रीएम्बल को डाला। ओके, नेक्स्ट आइए मूव करते हैं। तो हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारी चीज बोरो किए हैं हमने, सोर्सेज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, मैंने आपको एक पूरा चार्ट पढ़ाया था। तो हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में प्रीएम्बल कहां से लिया है? तो हमने हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी प्रीएम्बल यूएसए से ही लिया गया है। बट एक चीज, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के प्रीएम्बल की लैंग्वेज है, ठीक है, प्रीएम्बल तो हमने यूएसए से लिया है, ठीक है, बट उस प्रीएम्बल के अंदर लैंग्वेज
कौन सी भाषा में लिखा होगा या किस तरीके की भाषा यूज की जाएगी उस प्रियम्बल में या यूज की गई है, तो वो हमने कहां से लिया है, तो वो हमने लिया है ऑस्ट्रेलिया से। ऑस्ट्रेलिया में हमने क्या लिया है, लैंग्वेज ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की लैंग्वेज किस तरीके की होगी, तो वो हमने कौन से कॉन्स्टिट्यूशन से लिए, तो वो हमने ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन से लिए। ओके, ऑस्ट्रेलिया के प्रियम्बल से लिए। नाउ मूव करते हैं हम ये प्रियम्बल, ये क्या चीज है, ठीक है। तो ये एक मैंने बॉक्स बना रखा है, ठीक है। तो ये आपका प्रियम्बल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, ठीक है। इसमें मैं हेडिंग दे देता हूं, ये क्या है हमारा, ये हमारा प्रियम्बल, ठीक है। इसको आपको याद करना है, बहुत अच्छी तरीके से आपको इसको याद करना है, ठीक है। 5-6 बार आप इस 5 जो भी लाइनें हैं या 5-6 लाइनें इनको गो थ्रू करिएगा। इनको सीक्वेंस में ही हमको याद रखना है, क्यों, किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं प्रियम्बल से, मैं सब आपको अभी बताने वाला हूं, ठीक है। तो प्रियम्बल की लैंग्वेज पढ़ते हैं हम क्या, तो वी द पीपल ऑफ इंडिया, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure all its citizens justice, social, economic, political, liberty of thoughts, expression, belief, faith and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of individual, unity and integrity of the nation. In our Constituent Assembly, this 26th November of 1949, we hereby adopt, enact and give ourselves to this Constitution. तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा है, ये आपको बाइट टिप्स आपके दिमाग में ये बिल्कुल बैठा होना चाहिए, ठीक है। क्यों बैठा होना चाहिए ये भी मैं आपको अभी बताऊंगा, बट थोड़ा सा समझते हैं कि प्रियम्बल ये है। अब इस प्रियम्बल को पढ़ के, मान लीजिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आप उठाते हैं तो आपको पहले प्रियम्बल मिलेगा, तो इस प्रियम्बल को पढ़ के आपको क्या पता चला, इसको हम इस प्रियम्बल से हमको क्या क्या पता चलता है। तो पहली चीज, ठीक है, पहली चीज आइए देखते हैं, तो ये अथॉरिटी, इसकी पहली लाइन क्या है, रिपीट करिएगा, वी द पीपल ऑफ इंडिया, वी द पीपल ऑफ इंडिया। ये क्या है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में पहले ही लिखा है कि हम भारत के लोग, तो इससे हमको क्या पता चलता है कि प्रियम्बल को अथॉरिटी कहां से मिली है, तो प्रियम्बल को अथॉरिटी मिली है फ्रॉम पीपल्स ऑफ इंडिया, ठीक है। भारत के लोगों से प्रियम्बल को अथॉरिटी मिलती है, ठीक है। दूसरी चीज इससे हमें क्या पता चलती है, हैविंग solemnly resolved, हम अपनी आत्मा से, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग अपनी आत्मा से पूरी तरीके से सम्मिलित होते हैं टू कॉन्स्टिट्यूट, बनाने के लिए इंडिया को, इंडिया इनटू अ, हम भारत के लोग अपनी आत्मा से पूरे समर्पण से भारत को बनाने में भागीदारी देते हैं। तो क्या बनाने में, सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, कि हम भारत के लोग सब मिलके अपने भारत को कैसा बनाएंगे, तो इससे हमको पता चलता है नेचर ऑफ स्टेट, कि भारत का नेचर किस तरीके का है। तो भारत कैसा देश है, तो भारत एक सोवरीन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक देश है, ठीक है। इन सब का मीनिंग क्या होता है आज ही हम पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, एंड टू सिक्योर ऑल इट्स सिटीजन, यहां के सभी लोगों को हम देना चाहेंगे, तो क्या क्या, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, यहां के लोगों को कुछ देना चाहते हैं, यहां के जो सिटीजन्स हैं उनको क्या देना चाहते हैं, तो ये क्या हो गया, ऑब्जेक्टिव,
प्रियम्बल का ऑब्जेक्टिव क्या है, कि यहाँ के लोगों को क्या देना चाहते हैं, तो जस्टिस देना चाहते हैं, लिबर्टी देना चाहते हैं, इक्वालिटी देना चाहते हैं और फ्रेटर्निटी। ठीक है, तो हमको और क्या पता चला अपने प्रियम्बल से, ये चीजें पता चली। और इसके अलावा भी क्या कुछ हमें पता चलता है, तो यस, डेट ऑफ एडॉप्शन, डेट ऑफ एडॉप्शन के भारत में कब कॉन्स्टिट्यूशन एडॉप्ट किया गया। तो डेट ऑफ एडॉप्शन क्या है, साफ साफ उसमें लिखा है कि वी इन आवर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबलीज, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर 26 नवंबर 1949 को डू हेयर बाई एडॉप्ट एन एक्ट एंड गिव अवरसेल्फ टू दिस कॉन्स्टिट्यूशन। हम इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर 26 नवंबर 1949 के दिन इस भारत के संविधान को एडॉप्ट करते हैं, एनेक्ट करते हैं और अपने आप को कॉन्स्टिट्यूशन के लिए समर्पित करते हैं। तो डेट ऑफ एडॉप्शन भी हमें किससे पता चलती है, तो वो भी हमें पता चलती है प्रियम्बल से। तो हमारे प्रियम्बल ने हमको क्या बातें बताई, हमने कॉन्स्टिट्यूशन खोला, उसमें हमको प्रियम्बल मिला, उसमें ये सब लिखा था। तो इससे हमें क्या पता चला कि सबसे पहली चीज तो अथॉरिटी, प्रियम्बल कहां से, किसने लिखा, कहां से लिखा गया, तो इसको लिखने की अथॉरिटी किससे मिली, तो वी द पीपल ऑफ इंडिया, भारत के लोगों से मिली। ठीक है, तो दूसरा कि भारत के लोग अपने देश को बनाना चाहते हैं, तो भारत का नेचर कैसा होगा, तो वो सोवरीन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक होगा। ऑब्जेक्टिव के यहाँ के लोगों को क्या क्या देना चाहते हैं, तो जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी देना चाहते हैं। और किस तारीख को ये हमने एडॉप्ट करा है, तो ये हमने 26 नवंबर 1949 को एडॉप्ट करा है। ठीक है, तो मैं सोचता हूं आपको समझ में आया कि प्रियम्बल होता क्या है। अब ये जो इसमें भारी भारी से ये जो वर्ड्स थे कि सोशलिस्ट, सोवरीन, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, इनको हमको थोड़ा सा डीप में स्टडी करना है कि ये वर्ड्स क्या कहते हैं, इनका क्या मीनिंग होता है। ठीक है, आइए मूव करते हैं। अब एक चीज सुनिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि सीक्वेंस, एग्जाम में सीक्वेंस का क्वेश्चन आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स इन द प्रियम्बल। उसमें वो ये दे देता है, एक ऑप्शन दे देता है कि सोवरीन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, एक ऑप्शन में सोशलिस्ट आगे कर देता है, सोवरीन पीछे कर देता है, इनको इधर उधर कर देता है। तो इसीलिए मैंने आपसे कहा कि आपको इसको सेम ऑर्डर में याद करना है। क्या करना है, सेम ऑर्डर में याद करना है। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट मूव करते हैं हम। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं सोवरीन। सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, सोवरीन का मतलब क्या होता है। सोवरीन का मतलब होता है टोटल इंडिपेंडेंस और कंप्लीट इंडिपेंडेंट, कंप्लीट इंडिपेंडेंट। कि भारत जो है वो एक सोवरीन कंट्री है, कंप्लीट इंडिपेंडेंट, कंप्लीट इंडिपेंडेंट कंट्री है। कंप्लीट इंडिपेंडेंट मतलब कि इट इज नाइदर अ डोमिनियन, neither a dominion nor a dependent country, nor a dependent country। कि भारत जो है वो एक कंप्लीट इंडिपेंडेंट देश है, ना ही वो डोमिनियन है और ना ही वो डिपेंडेंट है किसी कंट्री पे। डोमिनियन और डिपेंडेंट में क्या फर्क होता है, थोड़ा सा यहां पे समझिएगा। तो डिपेंडेंट मतलब ये एक कंट्री, ठीक है, इस कंट्री पे, ये मान लीजिए ब्रिटेन है, ये ब्रिटिशर्स थे, ब्रिटिशर्स इस कंट्री पे आए, जैसे कि ब्रिटिशर्स इंडिया में आए, उनका पूरा राज चला, सब कुछ वही करते थे। तो हम कौन थे, डिपेंडेंट थे इंडिया उन पे, ब्रिटिशर्स पे। हम कौन थे, उन पे डिपेंडेंट कंट्री थे। बट डोमिनियन स्टेटस क्या होता है कि ये ब्रिटिशर्स थे, ये कंट्री में आए, इन्होंने यहाँ राज करा, ठीक है, फिर जब ये यहाँ से चले गए तो क्या प्रोविजंस हुए कि यहां पे जो संविधान होगा, इस कंट्री में जो संविधान है, ये कंट्री है ए, इसका कोई कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, इसका जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कहां का कॉन्स्टिट्यूशन होगा, वो ब्रिटेन का कॉन्स्टिट्यूशन होगा। ठीक है,
इस कंट्री ए कंट्री के अंदर जो कायदे कानून चलेंगे वो किस हिसाब से चलेंगे, तो वो ब्रिटेन के संविधान के हिसाब से चलेंगे। ठीक है। दूसरी चीज, बट जो कामकाजी लोग होंगे जो इस कंट्री में काम करते होंगे, लाइक प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, जितनी भी गवर्निंग अथॉरिटी होगी उसमें अपॉइंटमेंट किसका होगा, इस ए कंट्री के लोगों का होगा। मतलब ये कोई एक देश है ए, ठीक है, इसके अंदर संविधान कहां का है, लाइक मैं आपको एग्जांपल देता हूं, कनाडा, ध्यान से सुनिएगा। कनाडा है, कनाडा एक अलग कंट्री है, ब्रिटेन एक अलग कंट्री है। तो क्या था, पहले जैसे हम ब्रिटिशर्स के गुलाम थे, ऐसे ही कनाडा भी ब्रिटिशर्स का गुलाम था। ठीक है। उन्होंने भी आजादी की लड़ाई लड़ी, बट वो सोवरेन नहीं हो पाए, कंप्लीट इंडिपेंडेंट नहीं हो पाए। तो वहां क्या सिस्टम है आज कनाडा के अंदर, कनाडा के अंदर रूल्स और रेगुलेशन, कानून किस तरीके का है, तो कानून वही है जो ब्रिटेन में चलता है। ठीक है। बट कानून को चलाता कौन है, तो वो खुद वहां के कनाडा के सिटीजन्स होते हैं। मतलब जितनी भी गवर्निंग अथॉरिटी है कनाडा के अंदर, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, वो कौन लोग होंगे, वो कनाडा के ही लोग होंगे। ब्रिटिशर्स ब्रिटेन के लोग नहीं होंगे। ठीक है। कनाडा के अंदर ब्रिटेन के लोग नहीं होंगे। ठीक है। बस कनाडा के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूशन, जो कायदा कानून होगा वो ब्रिटेन का होगा। उस कायदे कानून को चलाने वाले लोग कनाडा के ही होंगे। ऐसे कंट्री को क्या बोलते हैं, डोमिनियन कंट्री। ओके, ठीक है। तो इंडिया जो है वो ना ही डोमिनियन है ना ही डिपेंडेंट है। इंडिया क्या है, कंप्लीट सोवरेन इंडिपेंडेंट कंट्री है। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ इंडिया इज फ्री टू कंडक्ट इट्स ओन अफेयर्स, इंटरनल और एक्सटर्नल, इंटरनल और एक्सटर्नल। भाई हम किसी कंट्री पे डिपेंडेंट नहीं है, हम कंप्लीट इंडिपेंडेंट हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ कि हम अपने देश के जितने भी अफेयर, जितने भी कामकाज हैं, चाहे वो हमारे देश के अंदर के हों या हमारे देश के बाहर के हों, हमसे रिलेटेड, उसको हम फ्रीली कंडक्ट कर सकते हैं। ठीक है। हम फ्री हैं कंडक्ट करने के लिए, हमको किसी की परमिशन नहीं लेनी पड़ेगी कि आपको चाइना से इंपोर्ट करना है कि नहीं करना है। ठीक है। हम क्या है, हम सोवरेन है, कंप्लीट इंडिपेंडेंस है। ठीक है। तो सोवरेन का क्या मतलब होता है, सोवरेन का मतलब हो गया आपका कंप्लीट इंडिपेंडेंट। ओके। इसकी एक चीज और होती है, इसका एक ये पार्ट और होता है, कंप्लीट इंडिपेंडेंस सोवरेन का एक मतलब और होता है क्या, यदि हम सोवरेन हैं तो वी कैन गिव, इंडिया कैन गिव इट्स टेरिटरी टू एनी कंट्री, एंड वी कैन एक्वायर टेरिटरी और लैंड ऑफ अदर कंट्री। मतलब जब हम फ्री हैं, हमारे ऊपर कोई किसी का राज नहीं है, तो हमें अपने देश का कुछ टुकड़ा बांग्लादेश को देना है तो वो हम दे सकते हैं, हम कंप्लीट इंडिपेंडेंट है। हमारे ऊपर ब्रिटेन का राज नहीं है कि वो हमसे कहेंगे कि साहब आप अपनी जमीन का टुकड़ा नहीं दे सकते। ठीक है। हम फ्री हैं कि हम दे सकते हैं। इसी तरह हम किसी दूसरी कंट्री का एक्वायर भी कर सकते हैं। वो कैसे, उस एक्वायर करने के लिए 2-3 इंस्ट्रूमेंट होते हैं, इंटरनेशनल लॉज होते हैं, जिनकी तरीके से आप दूसरी कंट्रीज को टेरिटरी एक्वायर करते हैं, वो भी हम पढ़ेंगे। बट अभी आपको क्या याद रखना है, तो सोवरेन का मतलब क्या होता है। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि सोवरेन इंप्लाइज, कि सोवरेन क्या क्या बताता है। तो सोवरेन क्या बताता है, कंप्लीट इंडिपेंडेंस बताता है। दूसरा सोवरेन क्या बताता है, दूसरा सोवरेन बताता है कि ना ही डोमिनियन है ना ही डिपेंडेंट है। तीसरा क्या बताता है, तो तीसरा सोवरेन बताता है कि हम अपने अफेयर्स, चाहे वो इंटरनल एक्सटर्नल अफेयर्स को करने के लिए फ्री है। और चौथी चीज क्या बताता है सोवरेन, तो चौथी चीज बताता है कि हम अपनी टेरिटरी किसी को दे सकते हैं और किसी की टेरिटरी हम एक्वायर भी कर सकते हैं। ठीक है। तो ये था हमारा सोवरेन। ओके। नेक्स्ट हम मूव करते हैं सोशलिस्ट, नेक्स्ट हम मूव करते हैं, सोवरेन हमने पढ़ लिया, सोवरेन के बाद हम क्या पढ़ेंगे, अब सोशलिस्ट। तो ये क्या चीज होती है, इसको कहते हैं समाजवाद। समाजवाद।
ठीक है। तो सोशलिज्म जो होता है वो दो तरीके का सोशलिज्म होता है। सोशलिज्म जो होता है वो दो तरीके का होता है। सोशलिज्म कैसा होता है? तो सोशलिज्म हमारा दो तरीके का होता है। एक होता है डेमोक्रेटिक सोशलिज्म, एक होता है हमारा डेमोक्रेटिक सोशलिज्म, और दूसरा हमारा होता है कम्युनिस्ट सोशलिज्म। कम्युनिस्ट सोशलिज्म और सोशलिज्म ही बोलेंगे इसे, और इसको कहा जाता है स्टेट सोशलिज्म। स्टेट सोशलिज्म। ओके, तो ये क्या चीज होती है, आइए थोड़ा सा देखते हैं। तो जब हम डीप में पॉलिटी पढ़ते हैं तो हमको पता चलता है कि सोशलिज्म क्या होती है। सोशलिज्म जो होता है वो दो तरीके का होता है। एक तो होता है डेमोक्रेटिक सोशलिज्म और एक होता है कम्युनिस्ट सोशलिज्म। तो हमारे इंडिया में किस तरीके का सोशलिज्म है? हमारे इंडिया में है आपका डेमोक्रेटिक सोशलिज्म। इंडिया हैज दिस कॉन्सेप्ट ऑफ सोशलिज्म। अब ये कॉन्सेप्ट होते क्या है, आइए थोड़ा सा समझते हैं। तो कम्युनिस्ट सोशलिज्म में क्या होता है, पहले इसको देखते हैं। तो कम्युनिस्ट सोशलिज्म में क्या होता है कि आपका नेशनलाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एवरीथिंग। ओके, क्या चीज? नेशनलाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन एंड distribution of all means of nationalization of all means of production and distribution and abolition of private property। मतलब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि एक देश है, वहां पे कम्युनिस्ट सोशलिज्म का पैटर्न फॉलो किया जाता है। उस पैटर्न में क्या होता है कि उस देश के अंदर कुछ भी प्रोडक्शन होगा, किसी भी चीज का प्रोडक्शन होगा, तो कौन करेगा? नेशनलाइजेशन करने का मतलब सरकार करेगी। सरकार खुद ही सब कुछ बनाएगी, खुद ही सरकार बांटेगी, बेचेगी। एबोलिशन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, कुछ भी प्राइवेट नहीं होगा, सब कुछ सरकारी होगा। ठीक है, सरकार हर चीज बनाएगी भी खुद ही, बांटेगी भी खुद ही, कोई भी प्राइवेट कामकाज नहीं होगा। जस्ट लाइक चाइना के अंदर कौन सा कॉन्सेप्ट है सोशलिज्म का? तो कम्युनिस्ट सोशलिज्म है वहां पे। ठीक है, वहां पे क्या है? कम्युनिस्ट सोशलिज्म है। नेक्स्ट, डेमोक्रेटिक सोशलिज्म क्या होता है? डेमोक्रेटिक सोशलिज्म आपका फेथ रखता है या मानता है कोएग्जिस्ट ऑफ नेशनलाइजेशन एंड प्राइवेट अथॉरिटी बोथ। क्या चीज? कोएग्जिस्टेंस ऑफ नेशनलाइजेशन। आइए इसको देखते हैं, इसको मैं लिखता हूं। इट होल्ड्स, मतलब ये जो है डेमोक्रेटिक सोशलिज्म किस में बिलीव करता है? तो होल्ड फेथ इन मिक्स्ड इकोनॉमी। ये मिक्स्ड इकोनॉमी में बिलीव रखता है। डेमोक्रेटिक सोशलिज्म किस कॉन्सेप्ट में बिलीव रखता है? तो वो मिक्स्ड इकोनॉमी में बिलीव रखता है। अब ये मिक्स्ड इकोनॉमी क्या होता है? मतलब मिक्स्ड इकोनॉमी का मतलब होता है बोथ प्राइवेट सेक्टर एंड पब्लिक सेक्टर कोएग्जिस्ट साइड बाय साइड के। कुछ चीजें प्राइवेट होंगी, कुछ चीजें आपकी नेशनलाइज्ड पब्लिक सर्विस होंगी, गवर्नमेंट की होगी। ठीक है, सब कुछ प्राइवेट नहीं होगा, ना ही सब कुछ गवर्नमेंट होगा। दोनों चीजें कोएग्जिस्ट करेंगी साइड बाय साइड। ठीक है, कि कुछ प्राइवेट अथॉरिटीज कंपनी भी होंगी और कुछ पब्लिक अथॉरिटीज और गवर्नमेंट अथॉरिटी की कंपनीज भी होंगी। तो इंडिया में कौन सा डेमो सोशलिस्ट का कॉन्सेप्ट लागू होता है? तो इंडिया फॉलोज डेमोक्रेटिक
डेमोक्रेटिक कॉन्सेप्ट ऑफ सोशलिज्म, ठीक है, जिसमें क्या होता है, इट बिलीव्स इन मिक्स्ड इकोनॉमी, दैट इज द पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर्स को एग्जिस्ट साइड बाय साइड। ओके, नेक्स्ट हम मूव करते हैं, तो नेक्स्ट हमारा है अब वर्ड सेकुलर। सेकुलर का क्या मतलब होता है, आइए पढ़ते हैं। सेकुलर मैं आपको लास्ट क्लास में बता चुका हूं ऑलरेडी, जब मैंने आपको सेलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बताया था, तब मैंने आपको पढ़ाया था वहां पे कि सेकुलर करेक्टर है, इंडिया के अंदर सेकुलर करेक्टर है। तो तभी मैंने आपको बताया था कि कोई स्टेट को, किसी कंट्री को जब हम सेकुलरिज्म के बेसिस पे किसी कंट्री को डिवाइड करते हैं, कंट्रीज को डिवाइड करते हैं, तो वो 3 तरीके की होती है। तो वो 3 तरीके की होती है सेकुलर। तो मैंने आपको बताया था जब कंट्रीज को सेकुलरिज्म के बेसिस पे डिवाइड करते हैं तो 3 तरीके के स्टेट्स, 3 कैरेक्टर्स के स्टेट्स मिलते हैं। एक होता है एथिस्टिक, एक होता है थियोक्रेटिक, एक होता है आपका सेकुलर। याद करिए, आपको मैंने लास्ट लेसन सेलिएंट फीचर्स में ये पढ़ाया भी था। तो एथिस्टिक स्टेट्स कौन सी होती हैं, एंटी रिलीजन, कोई भी रिलीजन नहीं होगा इनकी कंट्री में। ये जैसे चाइना, एग्जांपल चाइना, इसको एंटी रिलीजन कह लीजिए या कह लीजिए एबॉलिशन ऑफ रिलीजन, कोई भी धर्म वहां पे नहीं चलेगा, ठीक है, वहां पे किसी धर्म को मान्यता नहीं है। स्टेट, आपकी गवर्नमेंट किसी भी धर्म को प्रमोट नहीं करेगी, कोई धर्म है ही नहीं वहां पे, एंटी रिलीजन कंट्री है वो, ठीक है। मतलब किसी कंट्री में कोई रिलीजन नहीं होगा, उस कंट्री का कोई रिलीजन नहीं होगा, तो उसको हम कहेंगे एथिस्टिक स्टेट। थियोक्रेटिक स्टेट कौन से होते हैं, तो ये कह लीजिए आप प्रो रिलीजन, और ऐसी कंट्री विच डिफाइंस particular religion as state religion के एग्जाम्पल पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान। कोई एक ऐसी कंट्री जो किसी धर्म को अपने देश का धर्म बना देती है, कोई एक ऐसा देश जो किसी धर्म को अपने देश का धर्म बना देते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, थियोक्रेटिक। मतलब कोई, जैसे पाकिस्तान ने इस्लाम को स्टेट रिलीजन डिफाइन कर रखा है कि वहां का स्टेट रिलीजन इस्लाम है, ठीक है, तो वो कैसे हो गए, प्रो रिलीजन हो गए, ठीक है, थियोक्रेटिक। लिखित रूप में उन्होंने बता दिया है कि इस देश का जो आपका धर्म होगा वो इस्लाम होगा, ठीक है, तो वो कैसे हो गया, आपका थियोक्रेटिक हो गए। सेकुलर कंट्री कौन से होते हैं, सेकुलर कंट्री वो होते हैं विच गिव्स इक्वल स्टेटस टू एवरी रिलीजन, मीन्स इक्वल स्टेटस टू एवरी रिलीजन। मतलब एग्जाम्पल इंडिया, और इसको आप कह सकते हैं कि स्टेट डज नॉट अपहोल्ड एनी पर्टिकुलर रिलीजन एज स्टेट रिलीजन, ठीक है। तो सेकुलर कंट्री का मतलब क्या है कि एक ऐसा देश जहां पे सभी धर्म बराबर हैं, कोई ऊंचा नहीं है, कोई नीचा नहीं है, या कोई पर्टिकुलर एक रिलीजन नहीं है, ना ही ऐसा है कि कोई भी रिलीजन नहीं है, जहां पे सब धर्म बराबर हैं, सब धर्म को इक्वल स्टेटस मिला है। एग्जाम्पल ले लीजिए आप इंडिया, हमारे देश में हिंदुज्म को फॉलो करने वाले भी हैं, हमारी कंट्री में इस्लाम को फॉलो करने वाले भी हैं, हमारी कंट्री में सिख को भी फॉलो करते हैं लोग, बुद्धिज्म को भी फॉलो करते हैं, हमारे यहाँ क्रिश्चियनिटी भी लोग फॉलो करते हैं, और हमारी जो गवर्नमेंट है या जो अथॉरिटी है
वो सभी रिलीजन्स को इक्वल स्टेटस देती है, ठीक है। किसी को भी पर्टिकुलरली एक प्रिविलेज नहीं दी जाती किसी रिलीजन को। यदि प्रमोशन भी करना होता है किसी रिलीजन का तो हर रिलीजन का इक्वल प्रमोशन करती है, ठीक है। तो हमारा देश कैसा होगा? इंडिया फॉलोज पॉजिटिव कॉन्सेप्ट ऑफ सेकुलरिज्म। इसको हम क्या कहेंगे? पॉजिटिव कॉन्सेप्ट ऑफ सेकुलरिज्म। पॉजिटिव कॉन्सेप्ट ऑफ सेकुलरिज्म, ठीक है। नेक्स्ट आइए अब हम मूव करते हैं डेमोक्रेटिक। नेक्स्ट हम मूव करते हैं डेमोक्रेटिक। तो ये वर्ड क्या है? जो डेमोक्रेटिक वर्ड है वो आपका ग्रीक से लिया गया है। कहां से लिया है इसको हमने? ग्रीक वर्ड है ये, जिसका क्या मतलब होता है? ग्रीक वर्ड क्या होता है वहां पे? डेमोक्रेटिया। डेमोक्रेटिया। इसका इंग्लिश मीनिंग क्या होता है? तो इसका इंग्लिश मीनिंग होता है पीपल्स रूल। पीपल्स रूल, जनता का राज। ग्रीक में वर्ड था डेमोक्रेटिया, जिसका मतलब होता है पीपल्स रूल, जनता का राज, ठीक है। तो जो आपकी पॉलिटी होती है डेमोक्रेटिक पॉलिटी, सॉरी पीपल्स रूल, ओके, ठीक है। तो जो डेमोक्रेसी होती है आपकी, पॉलिटिकल जो डेमोक्रेसी होती है वो दो तरीके की होती है, ठीक है। कौन कौन से दो तरीके की होती है? एक होती है आपकी डायरेक्ट डेमोक्रेसी, एक होती है आपकी उधर इनडायरेक्ट, इधर लिखते हैं इनडायरेक्ट। एक होती है आपकी इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी और एक होती है आपकी डायरेक्ट डेमोक्रेसी। दूसरी क्या होती है? डायरेक्ट डेमोक्रेसी। आइए इसको थोड़ा सा समझते हैं, ठीक है। तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में क्या डिफरेंस होता है पहले ये देखते हैं, ठीक है। तो इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी या पहले डायरेक्ट डेमोक्रेसी में क्या होता है देखते हैं। तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी में क्या होता है? पीपल्स, वहां के लोग एक्सरसाइज डायरेक्ट पावर। वहां के लोग, जिस कंट्री में डायरेक्ट डेमोक्रेसी का कॉन्सेप्ट होता है वहां के लोगों को डायरेक्टली पावर मिली होती है। तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी के चार टूल्स होते हैं। डायरेक्ट डेमोक्रेसी के चार टूल्स होते हैं। पहला होता है आपका रिफरेंडम। रिफरेंडम। सेकंड होता है आपका प्लेबिसाइड। रिफरेंडम, प्लेबिसाइड। थर्ड होता है आपका रिकॉल। थर्ड होता है आपका रिकॉल। और फोर्थ टूल होता है इसका आपका, फोर्थ टूल होता है इनिशिएटिव। इनिशिएटिव, ओके। स्लिप हो जाता है कभी कभी माइंड से, माइंड नहीं करिएगा प्लीज। तो नेक्स्ट डायरेक्ट डेमोक्रेसी। डायरेक्ट डेमोक्रेसी में क्या होता है कि कोई भी लॉ है या कोई भी कानून है या कोई भी मुद्दा है उसको सॉल्व करने के लिए वहां के लोगों के पास डायरेक्ट पावर है, ठीक है। कि जैसे एग्जांपल लेते हैं हम स्विट्जरलैंड का। स्विट्जरलैंड में डायरेक्ट डेमोक्रेसी यूज होती है। तो क्यों यूज होती है, क्या होता है वहां? तो मान लीजिए स्विट्जरलैंड, यहाँ पे बहुत कम पॉपुलेशन है, ठीक है। तो वहां क्या होता है, कोई भी लॉ बनना होता है तो उसको वोट के लिए डाला जाता है। उसको वोट के लिए डाला जाता है लोगों पे कि आप वोट करिए कि ये लॉ बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए, ठीक है। तो रेफरेंडम क्या होता है? देखिए आइए रेफरेंडम बताता हूं मैं आपको। रेफरेंडम क्या होता है? रेफरेंडम एक प्रोसीजर होता है जिसमें प्रपोज्ड लेजिस्लेचर, it is a procedure in which proposed legislature, in which a proposed legislature is referred to electorate। कि एक लॉ है, कोई एक कानून है जिसको वहां की पार्लियामेंट या वहां जो भी असेंबली है उसने एक कानून बनाया, ठीक है। मान लीजिए वहां एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है या पार्लियामेंट है जिसने एक लॉ बनाया। अब वो लॉ पास कौन करेगा?
तो वो लॉ पास करेगी वहां की जनता, वहां के लोग। कैसे? तो उस लॉ को वोट के लिए रिफर करा जाएगा। दिस इट इज अ प्रोसीजर इन विच प्रपोज लेजिस्लेचर इज रेफर टू इलेक्टोरेट टू द पीपल, टू द पीपल्स। के लोग वहां पे वोट करेंगे, हर आदमी को एक वोट मिलेगा कि ये बिल पास होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, उस हिसाब से वहां पे लॉ बनेगा। इनिशिएटिव क्या होता है? तो इनिशिएटिव होता है वेयर इंडिविजुअल पीपल कैन प्रपोज अ बिल to legislature for its enactment। के वहां के लोग, वहां के पीपल्स को कोई चीज गलत दिख रही है, वो चाहते हैं इसके लिए कानून हो, तो वो एक उसका बिल बना के आप वहां की पार्लियामेंट में वो पेश करेंगे कि इसके ऊपर एक लॉ बनाइए, ठीक है। फिर वहां के पार्लियामेंट एक लॉ बनाएगी, फिर उस पर रेफरेंडम कराएगी। तो एक क्या टूल होता है? एक होता है इनिशिएटिव, जिसमें क्या होता है, इंडिविजुअल पीपल, कोई भी व्यक्ति प्रपोज कर सकता है एक बिल को, कहां की पे? वहां की लेजिस्लेचर में, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट देखते हैं रिकॉल। रिकॉल से क्या होता है? टू डिसमिस एनी पर्सन, एनी गवर्नमेंट ऑथोराइज्ड पर्सन from its position by peoples if he fail to give his duty, रिकॉल का क्या मतलब होता है कि कोई भी, मान लीजिए वहां का प्राइम मिनिस्टर, स्विट्जरलैंड का प्राइम मिनिस्टर, उसको एक पर्टिकुलर काम है कि उसका काम है कि यहाँ के लोगों का भला होना चाहिए, उसके देश का प्रगति होनी चाहिए, डेवलपमेंट होना चाहिए। बट वहां के लोगों को लगा कि हमने गलत आदमी को चूज कर लिया है, ये तो हमारे किसी काम का है ही नहीं और ये सब गड़बड़ कर रहा है। तो वहां एक टूल होता है डायरेक्ट डेमोक्रेसी में, जिसको कहते हैं रिकॉल, जिसके थ्रू वहां के लोग क्या कर सकते हैं, कोई भी एक गवर्नमेंट अथॉरिटी में जो पर्सन है, जो काम कर रहा है, उसको अपनी पोजीशन से हटा दिया जाएगा। किसके द्वारा? वहां के लोगों के द्वारा। डिसमिस किया जाएगा कोई भी एनी गवर्नमेंट पर्सन को फ्रॉम इट्स पोजीशन, उसकी पोजीशन पे, बाय पीपल्स, लोगों के द्वारा, इफ ही फेल्स टू गिव हिज ड्यूटी, यदि वो अपना काम पूर्ण तरीके से नहीं दे पा रहा है, तो उसको वहां की जनता वहां से निष्कासित कर सकती है। नेक्स्ट टूल होता है आपका प्लेबिसाइड। प्लेबिसाइड में क्या होता है? इसमें ओपिनियन ऑफ पब्लिक is taken for any ऑब्जेक्ट बोलेंगे इसको, for any matter of public importance, थोड़ा सा बहुत ज्यादा हौच-पौच हो गया है, बट मैं सोच रहा हूं मैं कंटिन्यूअस बोल भी रहा हूं, लिख भी रहा हूं, नोटिफाई कर रहा हूं, तो आपको समझ में आ रहा होगा। ओके, तो प्लेबिसाइड में क्या होता है कि कोई एक ओपिनियन होता है, ठीक है, सॉरी, कोई एक पब्लिक मैटर होता है, उस पे लोगों का ओपिनियन लेने के लिए, ठीक है, कोई एक पब्लिक मैटर है, लाइक स्विट्जरलैंड है, स्विट्जरलैंड की बाउंड्री ये है, मान लीजिए ये स्विट्जरलैंड है, ठीक है। तो स्विट्जरलैंड चाहता है कि वो अपने मैप को ऐसा कर दे, अपने मैप का इतना हिस्सा अपने पड़ोसी देश को दे दे। तो ये क्या है? ये एक मैटर है पब्लिक, ठीक है, पब्लिक का मैटर है ये। तो इस पे लोगों की ओपिनियन ली जाएगी कि इस मैटर पे लोगों की ओपिनियन ली जाएगी कि क्या हमको देना चाहिए अपने कंट्री का थोड़ा सा पार्ट या नहीं देना चाहिए। तो वो किसके थ्रू होता है? होता है प्लेबिसाइड के थ्रू। ये क्या होता है? इन दिस ओपिनियन ऑफ पब्लिक इज टेकन, लोगों से ओपिनियन ली जाती है फॉर एनी मैटर, किसी एक ऐसे मुद्दे पे
जो कि पब्लिक इंपॉर्टेंस रखता हो। ठीक है, नेक्स्ट हम मूव करते हैं। तो एक बार और इसको देखिए। तो सेकुलर क्या था, सबसे पहले मैं आपको शुरू करता हूं सोवरेन। सोवरेन क्या था, कंप्लीट इंडिपेंडेंस। ठीक है, नाइदर डोमिनियन नॉर डिपेंडेंट। तीसरी चीज, फ्री टू कंडक्ट इट्स अफेयर आइदर इंटरनल और एक्सटर्नल। नेक्स्ट क्या था कि सोवरेन है, हम तो किसी देश को अपना कोई हिस्सा दे भी सकते हैं और उसका हिस्सा ले भी सकते हैं। सोशलिस्टिक सोशलिज्म के दो पैटर्न होते हैं, मैंने आपको बताए थे। ठीक है, कौन कौन से, तो सोशलिस्टिक के दो पैटर्न मैंने आपको बताए, डेमोक्रेटिक सोशलिज्म और कम्युनिस्ट सोशलिज्म। कम्युनिस्ट सोशलिज्म में क्या होता था, नेशनलाइजेशन ऑफ ऑल मीन्स ऑफ प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब एबोलिशन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी। और आपका डेमोक्रेटिक सोशलिज्म में क्या होता था, इट होल्ड्स फेथ इन मिक्स्ड इकोनॉमी, के वहां की इकोनॉमी जो है वो मिक्स्ड इकोनॉमी होगी, मतलब वहां पे प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर दोनों ही एग्जिस्ट करेंगे, को एग्जिस्ट करेंगे साइड बाय साइड। नेक्स्ट सेकुलर, किसी भी कंट्री को यदि धर्म के आधार पे कैटेगराइज किया जाएगा, रिलीजन के बेसिस पे कैटेगराइज किया जाएगा, तो तीन तरीके के बनते हैं। पहला होता है एथिस्टिक, जो कि एक एंटी रिलीजन होता है। दूसरा होता है आपका थियोक्रेटिक, मतलब थ्योरेटिकली रिटन में कोई एक रिलीजन है जो उनकी स्टेट रिलीजन है। तीसरा होता है सेकुलर, जहां पे सभी रिलीजन्स को इक्वल स्टेटस दिया जाता है। तो इंडिया में क्या है, इंडिया में है पॉजिटिव कॉन्सेप्ट ऑफ सेकुलरिज्म। ओके, नेक्स्ट है डेमोक्रेटिक। तो डेमोक्रेटिक का क्या मतलब होता है, ये अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। डेमोक्रेटिक को मैंने बताया कि एक ग्रीक वर्ड था डेमोस्क्रेटिया, ठीक है, जिसका मतलब होता था पीपल्स रूल। तो जब हम पॉलिटी में डेमोक्रेटिक पढ़ते हैं, डेमोक्रेटिक पॉलिटी पढ़ते हैं, तो वो दो तरीके की होती है। एक होती है इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, एक होती है डायरेक्ट डेमोक्रेसी। मैंने आपको बताया डायरेक्ट डेमोक्रेसी क्या होती है, जिसमें पीपल एक्सरसाइज देयर डायरेक्ट पावर, जिसके चार टूल्स होते हैं। मैंने आपको बताया रेफरेंडम, इनिशिएटिव, रिकॉल, प्लेबिसाइड। रेफरेंडम में क्या होगा कि वहां की पार्लियामेंट कोई एक लॉ बनाएगी, उस लॉ बनने के बाद उस लॉ को प्रपोज किया जाएगा लोगों के पास और उस पर वोट डलवाया जाएगा। उसके बाद वोटिंग के रिजल्ट के बाद यदि मेजॉरिटी मिलेगी उस लॉ को, तो वो नियम उस देश में बन जाएगा। ठीक है, रेफरेंडम के बाद इनिशिएटिव, के कोई वहां का पर्सन, कोई किसी देश, उस देश का कोई भी आदमी यदि उसे कोई दिक्कत है और वो चाहता है कि ऐसा कानून होना चाहिए हमारे देश में, तो वो वहां के लेजिस्लेचर को एक बिल प्रपोज कर सकता है। ठीक है, तीसरा होता है रिकॉल, के वहां की गवर्नमेंट अथॉरिटी में कोई बंदा जो काम कर रहा है और वो अपनी ड्यूटी तरीके से फुलफिल नहीं कर रहा है, तो वहां की जनता, वहां के लोग उसको उसकी पोजीशन से डिसमिस कर सकते हैं। लास्ट होता है आपका प्लेबिसाइड। प्लेबिसाइड में क्या होता है, प्लेबिसाइड में लोगों की ओपिनियन, लोगों की बात को सुना जाता है, लोगों के ओपिनियन को देखा जाता है। किस मैटर में, कोई भी ऐसा मैटर हो जो पब्लिक इंपॉर्टेंस रखता हो, उस पे लोगों की ओपिनियन लेने के लिए टूल यूज होता है, तो वो होता है प्लेबिसाइड। तो ये क्या था, डायरेक्ट डेमोक्रेसी। अब इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी क्या होती है, आइए देखते हैं। तो इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में रिप्रेजेंटेटिव्स इलेक्टेड बाय पीपल्स, रिप्रेजेंटेटिव्स इलेक्टेड बाय पीपल्स exercise direct power। मतलब कि डायरेक्ट डेमोक्रेसी वाली कंट्री में लोगों के पास खुद है। अब आप मेरे को बताइए, इंडिया इतना बड़ा कंट्री है, यहाँ पे इतनी ज्यादा पॉपुलेशन है, क्या हमारे यहाँ ये पॉसिबल हो सकता है कि कोई एक लॉ बन जाए, कोई एक लॉ बनाए हमारे यहाँ की पार्लियामेंट, और उसको रेफरेंडम के लिए क्या हम रख सकते हैं पूरी ऑल ओवर कंट्री के लिए कि हर आदमी आके वोट डाले उस पे कि लॉ बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? ऐसा नहीं करा जा सकता ना। स्विट्जरलैंड में क्यों पॉसिबल है, क्योंकि स्विट्जरलैंड की पॉपुलेशन ही बहुत कम है, बहुत कम पॉपुलेशन है वहां पे मतलब आपके 50,000 की पॉपुलेशन नहीं है, तो वहां पे पॉसिबल हो रहा है। ठीक है, बट इंडिया के केस में ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता है। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने
इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी के कॉन्सेप्ट को चूज करा कि भाई पूरी अथॉरिटी, मेन अथॉरिटी यहाँ के लोगों से ही मिली है, पर क्या है हम यहाँ के लोग अपने में से एक आदमी को चुन के भेजेंगे जो हमारा रिप्रेजेंटेटिव होगा और उसके पास सुप्रीम पावर और एक्सरसाइज करेगा वो, ठीक है। होगा सब कुछ वही, हमारे यहाँ भी वही होता है कि लॉ बनना चाहिए, नहीं बनना चाहिए, पार्लियामेंट के अंदर जूते चप्पल भी पड़ जाते हैं, आपने देखा होगा, बट वहां भी यही होता है कि जो हमारा रिप्रेजेंटेटिव होता है वो ये कहता है कि नहीं ये लॉ नहीं बनना चाहिए, या वो कहता है कि ये लॉ बनना चाहिए, ठीक है। तो इंडिया जो है, इंडिया के अंदर कैसा कॉन्सेप्ट है, तो इंडिया फॉलोज इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, ठीक है। इसकी एक चीज और है कि ये किस चीज पे बेस्ड होती है, तो इट बेस्ड ऑन डॉक्ट्रिन ऑफ पॉपुलर सोवरेनिटी, दैट इज possession of supreme power by people, that is possession of supreme power by people, के जो सुप्रीम पावर है वो है अभी भी लोगों के पास, बट किस फॉर्म में है, इनडायरेक्ट फॉर्म में है। बहुत सारे लोगों ने एक आदमी को अपना चुन के भेजा, उस आदमी के पास डायरेक्ट पावर है, तो उस आदमी को किसने भेजा है, तो लोगों ने ही तो चुन के भेजा है। तो क्या हो गया ये पॉपुलर सॉवरेनिटी, दैट इज पोजीशन ऑफ सुप्रीम पावर बाय पीपल। अभी भी पावर किसके हाथ में है, तो पीपल्स के ही हाथ में है। तो इंडिया कौन सा कॉन्सेप्ट फॉलो करता है आपका, तो इंडिया फॉलो करता है इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। ओके, नेक्स्ट आइए हम मूव करते हैं अब रिपब्लिक, फिर उसके बाद हम चलेंगे जस्टिस, और ऐसे करके आज की क्लास में हम अपने प्रीएम्बल को फिनिश कर देंगे। आई होप जो मैं आपको समझाता हूं ये बोर्ड पे वो आपको समझ आता है, और यदि आपको समझ नहीं आता हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। आई विल डेफिनेटली हेल्प यू कि यदि कोई चीज आपकी समझ में नहीं आ रही है तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं उसको फिर से समझा सकूं। ओके, तो नेक्स्ट हम कंटिन्यू करते हैं। तो नेक्स्ट आता है हमारा रिपब्लिक। याद करिए, आइडिया ऑफ रिपब्लिक, लिबर्टी, इक्वालिटी कहां से लिया था हमने, याद है कुछ? ये हमने आइडिया ऑफ रिपब्लिक कहां से लिया था, फ्रांस से लिया था। याद रखिएगा, ये छोटी छोटी बातें पूछी जाती हैं एग्जाम में। ओके, तो नेक्स्ट हम मूव करते हैं रिपब्लिक। तो डेमोक्रेटिक पॉलिटी जो होती है वो दो तरीके की होती है। एक होती है आपकी मोनार्की, एक होती है आपकी मोनार्की, और एक होती है आपकी रिपब्लिक। एक होती है आपकी रिपब्लिक। ये क्या चीज है अब, तो मोनार्की जहां भी, जिस कंट्री में भी मोनार्की होगी, ठीक है, डेमोक्रेटिक पॉलिटी जो है मोनार्की फॉर्म की होगी, तो उस कंट्री में क्या होगा, हेड ऑफ द स्टेट, जो हेड होगा स्टेट का या कंट्री का, इज हेरिडेटरी, ठीक है। मतलब कि जो मेन बंदा होगा, जो देश का मेन बंदा होगा, हेड होगा, वो हेरिडेटरी होगा। हेरिडेटरी मतलब कि यदि मेरे पापा, मेरे फादर मेरी कंट्री, एक कंट्री है मान लीजिए एक्स, एक कंट्री है एक्स, उसमें मेन हेड मेरे फादर है, ठीक है, तो उस कंट्री में मेरे फादर के बाद मेन हेड कौन होगा, तो हेरिडेटरी मैं हूंगा, ठीक है, मैं उनका ब्लड रिलेशन रखता हूं उनसे, ठीक है, तो मैं क्या हूंगा फिर, एक्स कंट्री का मेन हेड होगा। ऐसे ही जब मैं पास आउट हो जाऊंगा तो मेरे बच्चे उस कंट्री के मेन हेड होंगे, ठीक है। मतलब हेड ऑफ द स्टेट इज
हेरिडेटरी, मतलब कोई भी बंदा जो हेड होगा वहां वो ऑफिस में आएगा तो कैसे आएगा, सक्सेशन, मेरे बाद वाला ही ऑफिस में आएगा, मेरे ब्लड रिलेशन का ही आएगा। लाइक किंग और क्वीन जो पहले होता था राजा महाराजाओं, अब भी आप ब्रिटेन देखेंगे तो ब्रिटेन में मोनार्की है, ब्रिटेन में मोनार्की है। आज भी वहां का हेड ऑफ द स्टेट क्राउन होता है, ठीक है। जो आपकी एलिजाबेथ वाली फैमिली चली आ रही है, आपके प्रिंस चार्ल्स वगैरह जो अभी है, ठीक है, तो वो क्या है, वहां का हेड ऑफ द स्टेट है, ठीक है। उन्हीं के घर का आदमी वहां पे हेड ऑफ द स्टेट बनता है, ठीक है। रिपब्लिक वाले में क्या होता है, रिपब्लिक वाले में होता है हेड ऑफ द स्टेट इज इलेक्टेड, हेड ऑफ द स्टेट इज इलेक्टेड फॉर अ फिक्स्ड टर्म, फॉर अ फिक्स्ड टर्म, एक पर्टिकुलर समय के लिए एक आदमी हेड होगा और वो भी कैसा होगा, इलेक्टेड होगा, ठीक है। हेरिडेटरी नहीं होगा, उसको उस पोस्ट पे आने के लिए इलेक्शन लड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो इंडिया में क्या है, इंडिया में डेमोक्रेटिक पॉलिटी किस तरीके की है, तो इंडिया में रिपब्लिक डेमोक्रेसी है, मतलब जो हमारा हेड ऑफ द स्टेट, जो हमारे प्रेसिडेंट साहब हैं, ऑनरेबल प्रेसिडेंट साहब जो हैं, वो कैसे होंगे, वो एक इलेक्टेड पर्सन होंगे फॉर अ फिक्स टर्म के लिए, ओके, ठीक है साहब। और क्या क्या बताता है, अब रिपब्लिक से हमको एक चीज तो ये पता चल गई कि हेड ऑफ द स्टेट जो होगा वो इलेक्टेड होगा, ठीक है, पहली चीज। और रिपब्लिक क्या बताता है, तो रिपब्लिक ये हो गया आपका पहली चीज। रिपब्लिक और क्या बताता है, तो जब हेड ऑफ द स्टेट एक इलेक्टेड पर्सन है तो इसका मतलब यह हुआ कि कोई भी हेड ऑफ द स्टेट बन सकता है। भाई मैं भी बन सकता हूं यहाँ का प्रेसिडेंट, आप भी बन सकते हो यहाँ का प्रेसिडेंट, किसी के पास किसी को प्रिविलेज नहीं है, किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, ठीक है। हेड ऑफ द स्टेट, यहाँ के हेड ऑफ द स्टेट यहाँ का कोई भी बंदा बन सकता है। तो इससे क्या मतलब होता है, इससे मतलब होता है कि ऑल द ऑफिसेस ऑफ गवर्नमेंट आर ओपन फॉर every citizen और इंडिविजुअल, के हर एक व्यक्ति के लिए उस ऑफिस की पोस्ट को पाने के दरवाजे खुले हैं, किसी के साथ भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा, ठीक है। इसी में आगे लिख लेते हैं, जैसे ऑल द ऑफिसेज ऑफ गवर्नमेंट अथॉरिटी आर ओपन फॉर एवरी सिटीजन और इंडिविजुअल, और इसको हम किस फॉर्म में बोल सकते हैं, तो जैसे मैंने कि आपको अभी बताया, एब्सेंस ऑफ प्रिविलेजेस, कि किसी भी बंदे को प्रिविलेज नहीं दी जाएगी, कि यदि अंबानी जी हैं और वो यहाँ के सबसे रिचेस्ट मैन हैं देश के, तो उनको प्रिविलेज नहीं दी जाएगी कि आप हेड ऑफ द स्टेट बन जाइए, बाकायदा उनको इलेक्शन लड़ना पड़ेगा, जो प्रोसीजर है उसको फॉलो करना पड़ेगा, तब जाके वो हेड ऑफ द स्टेट बन सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, और रिपब्लिक का क्या मीनिंग होता है, तो और रिपब्लिक का मीनिंग होता है वेस्टिंग पॉलिटिकल पावर, पॉलिटिकल सोवरेनिटी इन पीपल, नॉट इन अ सिंगल इंडिविजुअल like king और queen, like king और queen। मतलब जैसे मैंने आपको ब्रिटेन का एग्जांपल दिया, तो ब्रिटेन में जो हेड ऑफ द स्टेट है वो एक ही परिवार का बंदा है, ठीक है, मतलब उसको प्रिविलेज भी दी जा रही है, ठीक है, मतलब उसको प्रिविलेज भी दी जा रही है, और बाकी किसी लोगों के पास अथॉरिटी ही नहीं है। भाई हेड ऑफ द स्टेट है वो वहां का, तो सारे नियम कायदे कानून उसी के हिसाब से चलेंगे, तो वहां के लोगों के पास पावर थोड़ी हुई है ना। तो रिपब्लिक का क्या मतलब होता है, वेस्टिंग पॉलिटिकल सोवरेनिटी इन पीपल, के लोगों के हाथ में हमने ताकत दे रखी है। भाई हमारे देश का जब एक जो प्रेसिडेंट है वो इलेक्शन के जरिए इलेक्ट होके हेड ऑफ द स्टेट बन रहा है, तो उसको इलेक्ट कौन कर रहा है, उसको इलेक्ट यहाँ के लोग ही तो कर रहे हैं, हम लोग ही तो वोट देते हैं, तभी तो प्रेसिडेंट चुना जाता है। तो पावर किसके हाथ में हुई, हम लोगों के हाथ में हुई, हम जिसको चाहेंगे
वो प्रेसिडेंट बनेगा यहाँ पे। भले ही वो प्रोविजन अलग है कि हमारे देश का प्रेसिडेंट इनडायरेक्ट इलेक्ट होता है, बट स्टिल वो इलेक्ट होता है, ठीक है। तो वेस्टिंग पॉलिटिकल सॉवरेनिटी इन पीपल्स, लोगों के हाथ में हम पॉलिटिकल सॉवरेनिटी और पावर दे रहे हैं, ना कि किसी एक इकलौते एक सिंगल आदमी को, लाइक किंग और क्वीन। ओके, तो रिपब्लिक क्या बताया मैंने आपको? तो मैंने आपको बताया कि डेमोक्रेटिक पॉलिटी जो होती है वो दो तरीके की होती है, मोनार्की और रिपब्लिक। मोनार्की में क्या होता है, हेड ऑफ द स्टेट जो होता है वो हेरिडेटरी होता है, वो सक्सेशन से आता है। और रिपब्लिक में क्या होता है, रिपब्लिक में जो हेड ऑफ द स्टेट होता है वो इलेक्टेड पर्सन होता है फॉर अ फिक्स टर्म के लिए। उसके अलावा रिपब्लिक हमको क्या बताता है, उसके अलावा रिपब्लिक हमको ये बताता है कि सभी गवर्नमेंट ऑफिसेज आर ओपन, खुले हुए हैं हर व्यक्ति के लिए, और यदि उसको वो पोस्ट चाहिए तो वो उसके क्वालिफिकेशंस को पूरी करे, ठीक है, सारे प्रोसीजर को कंप्लीट करे तो उसको भी वो पोस्ट मिल सकती है। और तीसरी चीज क्या बताता है कि जो सुप्रीम पावर है, कॉन्स्टिट्यूशन ने जो पावर दी है वो लोगों के हाथ में दी है, ना कि किसी एक पर्सन किंग और क्वीन के हाथ में दे रखी है। ओके, तो हमने क्या पढ़ लिया, हमने पढ़ा कि इन पांचों सोवरीन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, इन सबका क्या मतलब होता है। अभी इन चार चीजों का हमको और पढ़ना है, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी। ओके, तो नेक्स्ट आइए आगे हम मूव करते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा जस्टिस। तो किस तरीके की जस्टिस दी है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हमको, सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जस्टिस। कौन कौन सी जस्टिस दी है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हमको दिए सोशल, इकोनॉमिक जस्टिस। जस्टिस कितनी फॉर्म में दी है, तो 3 फॉर्म में जस्टिस दी है। कौन कौन सी, सबसे पहले है आपकी सोशल, सबसे पहले आपकी आती है सोशल जस्टिस, देन इकोनॉमिक जस्टिस, देन इकोनॉमिक जस्टिस, और फिर आपकी आती है पॉलिटिकल जस्टिस, पॉलिटिकल जस्टिस। तो आइए इन तीनों को इंडिविजुअल देखते हैं कि ये होता क्या है। तो सोशल जस्टिस का मतलब होता है आपका इक्वल ट्रीटमेंट, इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ एवरी पर्सन और सिटीजन विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। साथ ही में ये क्या बताता है, इसको हम दूसरी लैंग्वेज में लिखते हैं, तो लिख सकते हैं इसको हम दूसरी लैंग्वेज में, एब्सेंस ऑफ प्रिविलेजेस, एब्सेंस ऑफ प्रिविलेजेस टू एनी पर्टिकुलर सेक्शन, एनी पर्टिकुलर सेक्शन और सोसाइटी। तीसरी चीज हम सोशल जस्टिस किस रूप में देते हैं, तो वो हम देते हैं इंप्रूवमेंट इन कंडीशंस, इंप्रूवमेंट इन कंडीशंस ऑफ बैकवर्ड क्लास एंड वुमेन। मतलब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ के लोगों को सोशल जस्टिस देने की बात करता है। भाई ये क्या है, टू सिक्योर ऑल इट्स सिटीजन, यहाँ के लोगों को हम ये देना चाहते हैं। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसी जस्टिस देना चाहता है, सोशल जस्टिस देना चाहता है। सोशल जस्टिस का क्या मतलब है कि हर नागरिक को का ट्रीटमेंट सरकार इक्वल ही करेगी, ठीक है। सरकार किसी भी बंदे को आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगी कि रेस के बेस पे, एनी डिस्क्रिमिनेशन ऑन बेसिस ऑफ, यहाँ पे आप लिख सकते हो रेस, कास्ट, सेक्स, ठीक है, रेस, कास्ट, सेक्स, रिलीजन, ठीक है, के और कलर, ठीक है, कि आदमी है यदि तो उसको प्रिविलेज दे दे, ठीक है, औरत है तो उसको प्रिविलेज नहीं दे, ऐसा नहीं कर सकती सरकार। जो है, जो अथॉरिटी है
वो सबको इक्वल ट्रीटमेंट देगी, सबको इक्वल ही ट्रीट करेगी, किसी के साथ भी भेदभाव डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगी। दूसरी चीज सोशल जस्टिस क्या बताती है, तो इसी चीज को देखिए, आप जब पॉलिटी लक्ष्मीकांत पढ़ेंगे और कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स भी पढ़ेंगे तो एक ही बात को दो तरीके से बताया गया। भाई पहले इन्होंने कहा कि सबका इक्वल ट्रीटमेंट करिए, किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं करिए। इसी चीज को इन्होंने दूसरी लैंग्वेज में क्या बोल दिया, एब्सेंस ऑफ प्रिविलेजेस टू एनी पर्टिकुलर ऑफ सोसाइटी, कि किसी भी पर्टिकुलर सेक्शन या सोसाइटी का कोई सेक्शन है, यहाँ की पॉपुलेशन का कोई एक पर्टिकुलर सेक्शन है कि मतलब अमीर लोग हो गए, मान लीजिए जो वेल्दी पर्सन हैं, उनको भी आप किसी तरीके की प्रिविलेजेस नहीं देंगे। पहले क्या बोला कि सबको इक्वल ट्रीटमेंट देंगे, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करेंगे। दूसरा क्या कह दिया कि किसी भी सेक्शन, किसी भी आदमी को प्रिविलेज नहीं देंगे आप, ठीक है, कि यदि वो नेता है तो उसको प्रिविलेज दे दी, नहीं, किसी को प्रिविलेज नहीं मिलेगी। और तीसरा, इंप्रूवमेंट इन कंडीशन ऑफ बैकवर्ड क्लास एंड वुमेन्स, जितने भी बैकवर्ड पिछड़ी क्लासेस हैं, पिछड़ी जातियां हैं हमारे देश में, उनको और जितने भी लेडीज औरतें हैं उनकी कंडीशन को हम इंप्रूव करेंगे। तो ये सब कैसे पता चलता है, तो ये है हमारी सोशल जस्टिस, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं, तो नेक्स्ट है हमारी इकोनॉमिक जस्टिस, ठीक है। नेक्स्ट है हमारी इकोनॉमिक जस्टिस। तो इकोनॉमिक जस्टिस हमारी क्या बताती है, तो इकोनॉमिक जस्टिस बताती है नॉन डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन पीपल्स, नॉन डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन पीपल्स on basis of economic factor, on basis of economic factor, or elimination of glaring, या इसको छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए, इससे कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। like land, income, property, ठीक है। और आप यहाँ लिख लीजिए पोस्ट, ठीक है। इकोनॉमिक जस्टिस मतलब कैसे देना चाहता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, तो वो कहता है कि यहाँ के लोगों पे आप भेदभाव नहीं करेंगे, ठीक है, कि किस चीज पे भेदभाव नहीं करेंगे, तो इकोनॉमिक फैक्टर पे, कि मतलब यहाँ की जो अदालत है, मान लीजिए जो रिचेस्ट मैन है हमारे यहाँ, बिजनेस सबसे बड़े बिजनेसमैन है अंबानी जी, सॉरी, यदि उनसे कोई गलती होती है, उन्होंने कोई कानून तोड़ा है, तो उनके लिए उनको आप कुछ स्पेशल प्रिविलेज नहीं देंगे कि अंबानी साहब के लिए एक नई कोर्ट नहीं बना देंगे या उनके घर पे जाके वकालत नहीं लगा देंगे। उनको भी आपको एक ही अदालत है जो सबके लिए है, वही पेशी आपको उनकी लेनी पड़ेगी, ठीक है। आप इकोनॉमिक बेसिस पे किसी को भी जस्टिस नहीं देंगे, किसी को भी इकोनॉमिक बेसिस पे आप प्रिविलेज नहीं देंगे कि यदि किसी के पास बहुत ज्यादा जमीन है, बहुत ज्यादा पैसे वाला है, और यदि उसने भी कोई गलती करी है तो उसको भी आप इक्वल ही ट्रीट करेंगे जैसे कि आप बाकी सबको ट्रीट करते हैं, ठीक है। एक चीज ये देखिएगा, सोशल जस्टिस प्लस इकोनॉमिक जस्टिस, इन दोनों को मिला के क्या बोला जाता है, डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस। ये एग्जाम में पूछा जाता है, डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस, ठीक है। कैसा जस्टिस होता है ये, डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस भी बोलते हैं, ठीक है। अब पहले इसको देखते हैं पॉलिटिकल जस्टिस, थोड़ा सा स्पीड में चलते हैं, कि ऑल सिटीजन्स शुड हैव इक्वल राइट्स, शुड हैव equal rights, equal political rights, equal political rights, equal access to all political posts, to all political post, to all political post, political offices, and equal voice in गवर्नमेंट, ठीक है। पॉलिटिकल जस्टिस से क्या मतलब है,
तो पॉलिटिकल जस्टिस से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बताता है कि हर व्यक्ति, हर सिटीजन को इक्वल पॉलिटिकल राइट्स मिलेंगे। मतलब कोई भी व्यक्ति 18 साल का है तो उसको वोट देने का अधिकार मिलेगा। इलेक्शन लड़ने के लिए किसी पोस्ट की यदि 25 साल एज है और कोई बंदा इलेक्शन लड़ना चाहता है तो वो इलेक्शन लड़ सकता है। ठीक है, इक्वल एक्सेस टू ऑल पॉलिटिकल ऑफिसेस, मतलब कि एमएलए, एमएलसी, आपका वार्ड मेंबर, जितने भी इलेक्टेड पोस्ट होती हैं, हमारे पॉलिटिकल पोस्ट होते हैं, पॉलिटिकल ऑफिसर्स होते हैं, उनके एक्सेस करने के लिए, वहां तक पहुंचने के लिए हर आदमी को इक्वल देखा जाएगा। यही नहीं है कि किसी के पिताजी विधायक थे तो उनका लड़का ही वहां की विधायकी लड़ेगा, ऐसा नहीं है। वहां पे कोई और पर्सन लड़ना चाहता है विधायकी तो वो वहां पे विधायकी लड़ सकता है। एंड इक्वल वॉइस इन गवर्नमेंट, सरकार में सबको अपनी बात रखने का अधिकार है। ठीक है, तो जस्टिस हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में किस टाइप की दी है? तो 3 फॉर्म में दी है, दैट इज सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल। सोशल जस्टिस क्या होती है? तो सोशल जस्टिस आपकी होती है इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ एवरी सिटीजन विदाउट डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, इसी को हम दूसरी भाषा में बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? एब्सेंस ऑफ प्रिविलेजेस टू एनी पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ सोसाइटी। ठीक है, इंप्रूवमेंट इन कंडीशंस ऑफ बैकवर्ड क्लास एंड वुमेन्स। इकोनॉमिक जस्टिस से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या बताना चाहता है? तो नॉन डिस्क्रिमिनेशन, इकोनॉमिक फैक्टर के बेसिस पे, अमीर गरीब के बेसिस पे आप किसी को न्याय नहीं देंगे। पॉलिटिकल जस्टिस, तो हर बंदे को इक्वल पॉलिटिकल राइट्स मिलेंगे, हर व्यक्ति पॉलिटिकल पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता है और हर व्यक्ति की सरकार में बात रखने के लिए पूरी इजाजत है। तो नेक्स्ट आइए हम मूव करते हैं लिबर्टी। नेक्स्ट हम मूव करते हैं लिबर्टी। नेक्स्ट हम मूव करते हैं लिबर्टी। तो लिबर्टी का क्या मतलब होता है? लिबर्टी का मतलब होता है आपका एब्सेंस ऑन प्रिविलेजेस, मींस absence of restraints on activity of individuals and at the same time, इसको यहां नहीं लिखिए, एक इसका मतलब ये हो गया providing opportunity for development of individual's personality, इसका क्या मतलब है? लिबर्टी का मतलब क्या है? लिबर्टी का मतलब है एब्सेंस ऑफ रेस्ट्रेंट्स ऑन एक्टिविटी ऑफ इंडिविजुअल्स, मतलब कि किसी भी आदमी की कोई एक्टिविटी है, ठीक है, मेरी एक्टिविटी है कि मैं यहां खड़े होकर पढ़ा रहा हूं, किसी अगले व्यक्ति की एक्टिविटी है कि वो बाहर घूम रहा है, तो किसी भी बंदे की एक्टिविटी पे रेस्ट्रेन नहीं है, एब्सेंस ऑफ रेस्ट्रेन्स और रेस्ट्रिक्शंस, मुझ पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। यदि मेरा मन है कि मेरे को पढ़ने वहां जाना है तो मैं जा सकता हूं, मुझ पे कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं लगाएगा। मतलब जैसे पहले होता था कि बहुत लोग, रूढ़िवादी जो लोग होते थे, कट्टर लोग होते थे, वो शेड्यूल कास्ट के लोगों को मंदिर में नहीं जाने देते थे, ठीक है, कि नहीं तुम्हारी मंदिर में एंट्री नहीं है, तो नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। एब्सेंस ऑफ रेस्ट्रिक्शंस है, रेस्ट्रेंट्स, कोई भी हम पे रोक नहीं लगा सकता कि हमको क्या करनी है, क्या नहीं करना है, ठीक है।
और एट द सेम टाइम और लिबर्टी का क्या मतलब है कि प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटी। यदि आपके ऊपर कोई रोक नहीं है, कोई रोक टोक नहीं है, तो इसका मतलब यह भी है कि आपको एक अपॉर्चुनिटी दी जा रही है। किस चीज के लिए? फॉर डेवलपमेंट ऑफ योर पर्सनैलिटी। आपका मन है कि मैं पढ़ना चाहता हूं, तो आप जाइए, इससे आपको एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है, आपको कोई रोकने वाला नहीं है, आप पढ़िए जाके। उससे क्या होगा? आपको अपनी डेवलपमेंट मिलेगा, अपनी पर्सनैलिटी में डेवलपमेंट मिलेगा। तो लिबर्टी का क्या मतलब हो गया? लिबर्टी का मतलब हुआ पहला एब्सेंस ऑफ रेस्ट्रेंट्स और रेस्ट्रिक्शंस। एब्सेंस ऑफ रेस्ट्रिक्शंस मतलब कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है, रेस्ट्रिक्शंस एब्सेंस है ही नहीं, ठीक है। बट लिबर्टी का क्या मतलब होता है? इट डू नॉट गिव लाइसेंस टू डू वॉट एवर यू वॉन्ट, और whatever someone likes। इसका क्या मतलब है? आइए इसको मैं समझाता हूं कि आपको आजादी है कि आप कुछ भी करिए, ठीक है। आपको लिबर्टी ऑफ थॉट्स, आपके भाव हैं, आपके विचार हैं, आपको अपने विचार रखने के लिए लिबर्टी दी है कॉन्स्टिट्यूशन ने कि आप अपने विचार रखिए सबके सामने, पर एक लिमिट तक। किस लिमिट तक? कि आपके विचार दूसरे को हर्ट नहीं करें, ठीक है। आप किसी को ऐसे ही गाली गलौज नहीं कर सकते, ठीक है, ये उसका भी राइट है। आप तो यदि आपको राइट मिला है कि आप अपने विचार रख सकते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने ऐसे विचार रखेंगे जो दूसरे को हर्ट कर रहा हो। एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ, वर्शिप, ठीक है। तीसरी चीज, इट डू नॉट गिव लाइसेंस टू डू वॉट एवर यू वांट, ठीक है। यदि किसी चीज पे रेस्ट्रिक्शंस हैं, कोई चीज इलीगल है, मतलब वेपन रखना हमारे कंट्री में इलीगल है, ठीक है। हर बंदा ऐसे ही वेपन नहीं रख सकता, उसके लिए लाइसेंस चाहिए, ठीक है। तो ये नहीं है, यदि सरकार ने आपको लाइसेंस नहीं दिया है और आप लिबर्टी के नाम पे कि मैं तो कुछ भी कर सकता हूं और वेपन रख के चल रहे हैं, तो वो गलत है, ठीक है। आपको लिबर्टी दी है, इसका मतलब क्या होता है? लिबर्टी इज नॉट एब्सोल्यूट बट क्वालिफाइड। के लिबर्टी की भी एक क्वालिफिकेशन है। लिबर्टी जो है वो क्वालिफाइड है, एब्सोल्यूट नहीं है कि जो मन में है वो करूंगा, ठीक है। यदि अच्छी चीज है और कॉन्स्टिट्यूशन कहता है आपसे, और आपका मन है कि मेरा कुछ भी मन है, मैं जो मेरा मन है मैं वो करूंगा, तो आप करिए। पर इस चीज को ध्यान रखिए कि जो आपका मन था आप कर रहे हैं, उससे किसी दूसरे का नुकसान नहीं होना चाहिए, ठीक है। और कोई देश का नियम नहीं टूटना चाहिए। मतलब कि ये एब्सोल्यूट नहीं है। एक रेस्ट्रिक्शन लग गई ना हम पे आके कि कुछ भी करने, कुछ भी बोलने की इजाजत है, पर ऐसा कुछ नहीं बोलना है जो आपको बुरा लग जाए, ठीक है। तो कुछ तो रेस्ट्रिक्शन आ गई, मतलब ये एब्सोल्यूट नहीं है, क्वालिफाइड है। क्वालिफाइड मतलब कि यदि आप मेरे से बदतमीजी करते हैं तो ये आपका एक्शन क्वालिफाइड है, जस्टिसेबल है, मैं आपके खिलाफ केस डाल सकता हूं, अपील कर सकता हूं। इसका मतलब है कि लिबर्टी जो है क्वालिफाइड है। ओके, नेक्स्ट आइए मूव करते हैं हम। थोड़ा सा 15 मिनट का बस टॉपिक बचा है और हमारा इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी हमको और करना है, ठीक है। नेक्स्ट इज इक्वालिटी। तो इक्वालिटी अभी मैंने आपको बताया, हम बहुत बार पढ़ेंगे ये टर्म, और एक ही टर्म को हम दो बेसिस पे पढ़ेंगे। क्या कि स्टेट शुड नॉट डिस्क्रिमिनेट एनी पर्सन, कि सरकार किसी को भी डिस्क्रिमिनेट, किसी के खिलाफ भी भेदभाव नहीं करेगी। और दूसरे में क्या बोल देंगे इसी चीज को कि स्टेट शुड नॉट गिव प्रिविलेज, कि स्टेट किसी को प्रिविलेज नहीं देगी, किसी को क्या बोलेंगे प्राथमिकता नहीं देगी, ठीक है, किसी को फर्स्ट कंडीशन अपनी या फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं देगी। ओके, अब देखते हैं इक्वालिटी क्या है। तो एब्सेंस ऑफ स्पेशल प्रिविलेजेस टू एनी, इट मींस एब्सेंस ऑफ
special privileges to any section of society, to any section of society। इसका नेक्स्ट क्या मतलब होता है? तो नेक्स्ट होता है प्रोवाइडिंग equal opportunity, providing equal opportunity to all individuals without discrimination, नेक्स्ट चीज क्या है इसकी? तो नेक्स्ट बोलता है, ठीक है, ये दो देखते हैं पहले। तो इक्वालिटी भाई, जो दो बातें मैंने आपको बताई कि एब्सेंस ऑफ स्पेशल प्रिविलेजेस, किसी को भी प्राथमिकता नहीं जाएगी, प्रिविलेज नहीं दी जाएगी किसी भी काम के लिए, किसी सेक्शन ऑफ सोसाइटी को भी, और सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाएगी, किसी के साथ भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो तीन तरीके की इक्वालिटी की बात करता है। तो पहली होती है सिविक इक्वालिटी, दूसरी होती है पॉलिटिकल इक्वालिटी, और तीसरी होती है आपकी इकोनॉमिक इक्वालिटी। ठीक है, इतना ज्यादा डीप में आपको मेंस तक के लिए, सीएससी मेंस तक के लिए जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो सिविक पॉलिटी हमें कैसे पता चलती है? तो आर्टिकल 14, 15, 16, 17 एंड 18। पॉलिटिकल इक्वालिटी हमें कैसे पता चलती है? तो आर्टिकल 325, 326। और इकोनॉमिक पॉलिटी हमें किस पता चलती है? तो आर्टिकल 39 बीपीएसपी। ये क्या है? तो आइए देखते हैं एक बार कि ये क्या है। तो सिविक इक्वालिटी का क्या मतलब है कि आर्टिकल 14 क्या कहता है? इक्वल ट्रीटमेंट अमंग द लॉ। ठीक है, क्या कहता है? इक्वालिटी बिफोर द लॉ। नेक्स्ट थिंग आपकी आर्टिकल 15 क्या बताता है? प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा किसी के साथ। ठीक है, आर्टिकल 16 क्या बताता है कि पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाएगी। आर्टिकल 17 क्या बताता है कि एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। ठीक है, किसी के साथ भी अनटचेबिलिटी नहीं की जाएगी। आर्टिकल 18 क्या बताता है? अबॉलिशन ऑफ टाइटल, कोई भी अपने आगे राजा महाराजा नहीं लगाएगा। तो ये सब किस तरीके की पॉलिटी है? तो ये सब बताती है सिविक पॉलिटी। सिविक पॉलिटी का मतलब समझिए। सिविक पॉलिटी का मतलब है कि लोगों को, सबको ऐसी चीजें देना जो पहले रूढ़िवादी हुआ करती थी। पहले क्या होता था कि किसी को क्राइम करता था तो उसको प्रिविलेज दे दी जाती थी। यदि किसी राजघराने के बंदे ने कोई गलत काम करा है तो उसको सजा नहीं दी जाएगी। ठीक है, बट किसी आम आदमी को ने कोई सजा दी है तो उसको कठोर सजा दी जाएगी। उसने गलत काम करा है तो उसको कठोर सजा दी जाएगी। ऐसे ही आपका कि एबॉलिशन ऑफ टाइटल्स, कोई अपने आगे टाइटल नहीं लगाएगा। एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, के अनटचेबिलिटी को, छुआछूत को नहीं किया जाएगा। ठीक है, पॉलिटिकल इक्वालिटी का क्या मतलब होता है कि राजनीतिक इक्वालिटी कैसे दी जाती है? तो आर्टिकल 325, 326। तो आर्टिकल 325 क्या बताता है आपका? नो वन इज डिक्लेयर एलिजिबल। ठीक है, आर्टिकल 326 बताता है आपका एडल्ट फ्रेंचाइज के पहले 325 समझिए, फिर 326 समझिए, फिर 325 समझाता हूं। तो आर्टिकल 326 क्या कहता है? एडल्ट फ्रेंचाइज के कोई भी व्यक्ति जो कि 18 साल का है वो एलिजिबल है वोट देने के लिए। किस के भाई? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स के, मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर्स के, म्युनिसिपैलिटीज के इलेक्शंस होंगे तो कोई भी बंदा जो 18 साल का है वो वोट दे सकता है। पॉलिटिकल इक्विटी हो गई भाई, वोट किसी पॉलिटिकल ऑफिस के लिए हो रहा है ना, तो राजनीति की बात आ गई। ठीक है, 325 क्या कहता है कि नो वन इज डिक्लेयर एलिजिबल फॉर वोटर लिस्ट on basis of caste, sex,
रेस, रिलीजन के जो वोटर लिस्ट बनेगी, वोटर लिस्ट में किसी का नाम डालते वक्त आप उसमें ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। आपको बस ये देखना है कि 18 साल का है, वोटर लिस्ट में नाम डाल दीजिए। आप ये नहीं देखेंगे कि ये हिंदू है, मुस्लिम है, काला है, गोरा है, लड़का है, लड़की है, ठीक है। मतलब नो वन इज डिक्लेयर एलिजिबल, इन ग्राउंड्स पे आप किसी को भी एलिजिबल नहीं कर सकते, ठीक है। नो वन इज डिक्लेयर इनएलिजिबल, इनएलिजिबल, वही मैं कहूं एलिजिबल तो हो जाएगा तो, ठीक है, तो इनएलिजिबल, ओके। आर्टिकल 39 डीपीएसपी क्या बताता है? इकोनॉमिक पॉलिटी। तो वो किस तरीके से बताता है कि टू सिक्योर मैन एंड वुमेन इक्वल राइट्स टू एडिक्वेट मीन्स ऑफ लिवलीहुड एंड इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। इकोनॉमिक इक्वालिटी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन किस बात में बताना चाहता है? तो वो कहता है कि हर व्यक्ति, हर आदमी और औरत को इक्वल राइट्स ऑफ एडुकेट मीन्स ऑफ लिवलीहुड, के किसको कहां रहना है, ठीक है, उसको जो राइट्स मैन को दिए जाएंगे वही एक वुमेन को दिए जाएंगे राइट्स, ओके। मतलब कि यदि आप किसी के साथ भी ऐसा डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते कि इस सोसाइटी में खाली मेंस ही रहेंगे या इस सोसाइटी में खाली वुमेन्स ही रहेंगी, नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते। आपको क्या करना है कि इक्वल राइट देने हैं, एडुकेट मीन्स ऑफ लिवलीहुड, ठीक है, इक्वल राइट्स देने हैं उनको, और इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। एक व्यक्ति है, कोई मजदूरी चल रही है, कहीं पे कंस्ट्रक्शन का वर्क चल रहा है और वहां पे एक आदमी काम कर रहा है और एक औरत काम कर रही है उस मजदूर बनके, तो वहां का आदमी ये नहीं कर सकता कि आदमी को 500 रुपए मजदूरी दिहाड़ी देगा और औरत को 300। ऐसा नहीं करना है। कैसा करना है कि इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। किसी एक काम, यदि काम है मजदूरी, उस मजदूरी काम को चाहे आदमी करे चाहे औरत करे, आपको पेमेंट दोनों को बराबर देना है, ठीक है। तो ये थी हमारी इक्वालिटी। लास्ट हमारा बचता है फ्रेटरनिटी। लास्ट हमारा क्या बचता है? फ्रेटरनिटी। फ्रेटरनिटी का मीनिंग क्या होता है, कोई बताएगा? तो फ्रेटरनिटी का मीनिंग होता है फीलिंग ऑफ ब्रदरहुड, भाईचारा। फीलिंग ऑफ ब्रदरहुड, भाईचारा। फ्रेटरनिटी। फ्रेटरनिटी का मतलब होता है फीलिंग ऑफ ब्रदरहुड। ये किससे प्रमोट होती है? तो फ्रेटरनिटी इज प्रमोटेड बाय सिंगल सिटीजनशिप, बाय सिंगल सिटीजनशिप। नेक्स्ट चीज, डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल मीन्स, ये जो लिखा है ना, एश्योरिंग डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल, अभी लिख देता हूं मैं, आपको अभी समझाता हूं। डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल का क्या मतलब होता है? तो इसका मतलब होता है कि कॉन्स्टिट्यूशन खाली, रुकिए, ठीक है, आर्टिकल 51A, ठीक है, और यूनिटी एंड इंटीग्रिटी, ठीक है, इसका होता है आर्टिकल 1। ये क्या चीज है? देखिए, फ्रेटरनिटी को समझिए कि फ्रेटरनिटी क्या चीज है। तो फ्रेटरनिटी होती है फीलिंग ऑफ ब्रदरहुड। कहां पे? एमएन सोसाइटी और सिटीजन के। आपको, आपने देखा होगा जैसे कि आप मान लीजिए आप बिहार के रहने वाले हैं, ठीक है, आप दिल्ली में आते हैं, दिल्ली न्यू दिल्ली में आते हैं आप काम करने, तो
और आपको वहां पे कोई पर्सन मिलता है, उसकी लैंग्वेज से आपको लगता है कि ये थोड़ा सा मेरी साइड का ही बंदा है, आप उससे पूछते हो कि क्या आप बिहार के हो, तो वो कहता है कि हाँ, तो एक आपको एक अलग खुशी सी मिलती है कि मेरे यहाँ का बंदा मेरे को मिल गया, ठीक है ना। तो यही चीज फीलिंग ऑफ ब्रदरहुड, मतलब यहाँ पे सभी लोगों के अंदर एक ब्रदरहुड की फीलिंग को कॉन्स्टिट्यूशन देता है कि आपको यदि आपके पड़ोसी को कोई दिक्कत है तो आप उसकी मदद करिए, ठीक है। ये मैं एग्जाम्पल बता रहा हूं आपको, मतलब यदि आपके फ्रेंड को कोई दिक्कत है तो आप उसकी हेल्प करिए, ठीक है। तो एसेंस है एक तरीके का, फीलिंग है ब्रदरहुड की, ठीक है, अपने सिटीजन्स के प्रति, अपनी सोसाइटी के प्रति, कि यदि सोसाइटी में किसी के साथ कुछ गलत हो रहा है तो उसके खिलाफ जाइए, ठीक है। एक बहुत सारे तरीके होते हैं, ठीक है, अप्रोच करने के, बेस्ट क्या है वो हमको पता होना चाहिए। तो फ्रेटर्निटी किस चीज से प्रमोट करता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने सबको एक सिंगल सिटीजनशिप दी है, ठीक है। हमको एक ही सिटीजन है, दैट इज इंडियन सिटीजनशिप, ठीक है। हमको यूपी की नहीं मिली है कि हमको यूपी की अलग सिटीजनशिप मिली हो, बिहार वाले को अलग सिटीजनशिप मिली हो, नहीं। जो बंदा यूपी का है और जो आज कोई बंदा, मैं हूं, आज मैं यूपी में हूं, तो मुझको यहाँ पे जो राइट्स मिलते हैं वही सेम राइट्स मेरे को, मैं महाराष्ट्र जाऊंगा तो वहां भी मिलेंगे, ठीक है। मेरे राइट्स चेंज नहीं हो जाएंगे। यदि यहाँ मेरे पास राइट्स है कि मैं यहाँ किसी भी मंदिर में जा सकता हूँ, किसी भी रेस्टोरेंट में बैठ के खा सकता हूँ, तो सेम राइट्स मेरे पास महाराष्ट्र में यदि मैं जाऊंगा वहां भी रहेंगे, ठीक है। तो ये क्या है, फ्रेटर्निटी है आपकी फीलिंग ऑफ ब्रदरहुड, ठीक है। डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल, तो डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल आर्टिकल 51A है, तो वो उसमें बताता है कि वी हैव टू, रुकिए मैं पूरा तरीके से लिख दे रहा हूं, पर्सनैलिटी ऑफ इंडिविजुअल इज सैक्रेड, पर्सनैलिटी ऑफ इंडिविजुअल इज सैक्रेड एंड, ठीक है, मतलब कि डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल, हर एक पर्टिकुलर आदमी, सैक्रेड का मतलब होता है अनमोल, ठीक है, धार्मिक, अच्छा, मतलब हर एक व्यक्ति की अपनी एक सैक्रेड पर्सनैलिटी है। यदि कोई एक बंदा रिक्शा चलाने वाला है, ठीक है, तो वो भी एक सैक्रेड पर्सन है, वो भी अपनी फैमिली को चलाता है, उसकी भी अपनी एक डिग्निटी है, ठीक है। आपको ये कोई अथॉरिटी नहीं है कि आप उससे तू तड़ाक करके या आप उसको गाली बक के या आप उसको अपने अंदर जबर जबरदस्ती काम कराएं, नहीं। हर बंदे की, हर इंडिविजुअल की जो पर्सनैलिटी है वो डिग्निटी है, उसकी डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल है, ठीक है। तो हर व्यक्ति की पर्सनैलिटी जो है वो सैक्रेड है, ठीक है, हर व्यक्ति अपने आप में खास है, अनमोल है, ठीक है। नेक्स्ट मूव करते हैं, तो यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, ये हमें कैसे पता चलता है, आर्टिकल 1 से। ये क्या होता है, कल वाले चैप्टर्स में हम पढ़ेंगे, फिलहाल आर्टिकल 1 क्या बताता है, तो आर्टिकल 1 कहता है इंडिया दैट इज भारत, इंडिया दैट इज भारत इज अ यूनियन, इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, ठीक है, कि जो इंडिया है वो एक यूनिटी है, ठीक है, वो एक यूनियन है स्टेट्स की, ठीक है, बहुत सारे राज्यों का एक यूनियन है वो, ठीक है। तो वो हमें कैसे पता चलता है, उससे हमें पता चलता है कि हमारा देश में यूनिटी है, एक लोग वहां के एकजुट हैं, इंटीग्रिटी है वहां की सोच में, मतलब लोगों की इंटीग्रिटी है, ठीक है। तो ये प्रियम्बल्स के जो वर्ड्स थे उनका मीनिंग था, ठीक है। बाकी एक दो बातें और हैं प्रियम्बल से, बस 5 मिनट लगेंगे हमको और इस लेक्चर को हम खत्म करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट जो 2 बातें हैं वो पहला देखते हैं अमेंडमेंट ऑफ द प्रियम्बल, पहला देखते हैं अमेंडमेंट ऑफ प्रियम्बल। क्या प्रियम्बल में कभी अमेंडमेंट हुआ है, जोड़ी गई है कोई चीज या हटाई गई है कोई चीज प्रियम्बल में से, तो यस, आज तक प्रियम्बल में एक बार अमेंडमेंट हुआ है। कब हुआ है, एक बार अमेंडमेंट,
कौन सा एक्ट अमेंडमेंट था वो? 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976। एक सेकेंड, 1976 है ना? यस, 1976। इससे हमने क्या करा है, 42nd अमेंडमेंट एक्ट से हमने प्रीएम्बल को अमेंड करा और प्रीएम्बल में 3 वर्ड्स ऐड करे। कौन कौन से? तो सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी। एक ये वाला वर्ड आपका सोशलिस्ट, मैं ब्लैक मार्कर से इस्तेमाल करता हूं। कौन सा? तो एक ये वाला वर्ड आपका सोशलिस्ट, एक ये आपका सेकुलर और ये इंटीग्रिटी। ये 3 वर्ड हमारे कॉन्स्टिट्यूशन जब बना था तो जो उसमें प्रीएम्बल था उसमें ये 3 वर्ड्स प्रीएम्बल में नहीं थे। इनको हमने कब जोड़ा है? तो इसको हमने जोड़ा है 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976 से। कौन कौन से 3 वर्ड जोड़े हैं? सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटीग्रिटी। सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटीग्रिटी। नेक्स्ट टॉपिक है आपका प्रीएम्बल अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो क्या हुआ, एक बार मुद्दा उठा कि क्या प्रीएम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है या नहीं है। भाई प्रीएम्बल को क्या बताया? प्रीएम्बल एक इंट्रोडक्शन है, समरी है। तो लोगों ने कहा कि क्या प्रीएम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है या नहीं है। तो एक जजमेंट आया, बेरुबरी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1960। एक ये केस था, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया। सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट स्टेटेड, कहा दैट इज सुप्रीम कोर्ट स्टेटेड दैट के preamble is not a part of constitution, is not a part of constitution। के प्रीएम्बल जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने ये जजमेंट दिया बेरुबरी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 1960 में। पर बहुत सारे खाली लोग हैं हमारे। पहली चीज तो ये सवाल उठना ही नहीं चाहिए था भाई, जब कॉन्स्टिट्यूशन ये है तो कॉन्स्टिट्यूशन का जो पहला पन्ना है जिसपे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया लिखा है वो भी तो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। ठीक है, तो ये बात उठनी ही नहीं चाहिए थी कि प्रीएम्बल पार्ट है या नहीं है। बट बात उठी, केस पहुंचा सुप्रीम कोर्ट के पास तक, तो सुप्रीम कोर्ट ने भी जजमेंट में कह दिया कि प्रीएम्बल इज नॉट अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, उसके बाद आता है आपका केशवानंदन भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। सेकंड आता है आपका केशवानंदन भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 1973। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि प्रीएम्बल इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, के प्रीएम्बल जो है कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने पुराने जजमेंट को रिवर्स कर दिया और कह दिया कि नहीं, पहला जजमेंट गलत था। ठीक है, पहला जजमेंट गलत था। अब हम कहते हैं कि प्रीएम्बल इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये पूछा जाता है कौन से केस में कहा सुप्रीम कोर्ट ने? तो सुप्रीम कोर्ट ने केशवानंदन भारती केस वर्सेस स्टेट ऑफ इंडिया, स्टेट ऑफ केरला जो केस था उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि है। ठीक है, इसके बाद आपका आता है LIC ऑफ इंडिया, LIC ऑफ इंडिया केस 1995। एक LIC ऑफ इंडिया केस 1995 चला, उसमें फिर से सुप्रीम कोर्ट ने कहा, उसमें फिर से सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दिया और कहा कि यस, प्रीएम्बल इज एन इंटीग्रल, प्रीएम्बल इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। के
प्रियम्बल जो है वो एक इंटीग्रल पार्ट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। ठीक है, तो एग्जाम में पूछता है आपसे कि कौन कौन से वर्ड 42nd अमेंडमेंट से जोड़े गए, ऑप्शन देता है। या आपसे ये भी पूछता है कि ये वाले वर्ड कौन से अमेंडमेंट एक्ट से जोड़े गए। ठीक है, तीसरी चीज आपसे वो ये भी पूछता है कि किस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रियम्बल इज नॉट अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो वो था बेरूबरी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछता है कि किस केस में ये कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने कि प्रियम्बल इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, तो वो दो केसेस हैं। पहला है केशवानंदन भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला और दूसरा है LIC ऑफ इंडिया केस। ठीक है, तो आपको दोनों पे टिक मारना है, किसी एक पे नहीं, दोनों पे। यदि ऑप्शन में इन दोनों में से एक ही है गिवन तो उसी पे टिक मारिए, बट यदि दोनों गिवन है ऑप्शन तो आपको दोनों टिक मारने हैं वहां पे। ठीक है, नेक्स्ट आइए मूव करते हैं। एक लास्ट थिंग है, बहुत छोटी सी थिंग है, चीज है, इसको हम देखते हैं। तो प्रियम्बल को बहुत सारे लोगों ने कुछ कहा, तो किसने प्रियम्बल को क्या कहा, आइए देखते हैं। तो सबसे पहले नाम आता है NA पालकीवाला। NA पालकीवाला, स्पेलिंग ठीक है, पालकीवाला, NA पालकीवाला। इन्होंने कहा कि प्रियम्बल इज द आइडेंटिटी कार्ड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, कि प्रियम्बल जो है वो आइडेंटिटी कार्ड है कॉन्स्टिट्यूशन का। ठीक है, दूसरे आए एक राइटर थे, उनका नाम था अर्नेस्ट बार्कर, सर अर्नेस्ट बार्कर, BARER। इन्होंने क्या कहा, तो इन्होंने कहा प्रियम्बल इज अ की नोट। ठीक है, क्या था, इन्होंने एक बुक लिखी, उस बुक का नाम है आपका, एक सेकेंड रुकिएगा मैं करेक्ट कर लूं, प्रिंसिपल्स ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल थ्योरी तो इन्होंने एक बुक लिखी प्रिंसिपल ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल थ्योरी। तो अपनी बुक में इन्होंने प्रियम्बल, इंडिया का जो प्रियम्बल था वो छाप दिया। ये इंडिया के प्रियम्बल से इतना ज्यादा प्रभावित थे, इतना ज्यादा इन्हें अच्छा लगा कि इन्होंने जो अपनी ये बुक लिखी उसमें इन्होंने इंडिया का प्रियम्बल छाप दिया और उसमें ये लिखा कि प्रियम्बल इज द की नोट। ठीक है, तीसरे एक व्यक्ति थे, तो तीसरे पर्सन थे हमारे डॉक्टर KM मुंशी। डॉक्टर KM मुंशी जो आपके ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर भी थे। इन्होंने क्या कहा कि प्रियम्बल इज द हॉरोस्कोप ऑफ आवर सोवरीन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। ठीक है, कि जो प्रियम्बल है वो हॉरोस्कोप है, हॉरोस्कोप समझते हैं ना, कुंडली टाइप से है। ठीक है, इसका सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक का हॉरोस्कोप है। ठीक है, तो ये तीन आपको याद रखने हैं, ये आपसे पूछा जाता है। इसको लेफ्ट राइट एग्जाम में कैसे भी पूछ सकता है कि की नोट में किसने कहा है प्रियम्बल को, तो सर अर्नेस्ट बार्कर ने कहा है। पूछ सकता है NA पालकीवाला ने प्रियम्बल को क्या कहा है, तीनों चीजें दे देगा, आइडेंटिटी कार्ड, की नोट, हॉरोस्कोप। तो NA पालकीवाला ने क्या कहा है कि जो प्रियम्बल है वो आइडेंटिटी कार्ड है। ठीक है, एक लास्ट थिंग, प्रियम्बल is based on objective resolution। क्या चीज है ये, कुछ याद आया आपको? जब मैंने आपको मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाया था तो मैंने बताया था कि जो हमारी तीसरी मीटिंग थी, पहली हुई 9 को, दूसरी 11 को, 13 दिसंबर को
जो तीसरी मीटिंग हुई उसमें जवाहरलाल नेहरू जी ने एक ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन पेश करा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, जिसमें 8 बातें थी, जो बातें मैंने आपको सारी बताई थी। तो उसमें एक पॉइंट था कि टू सिक्योर ऑल सिटीजन जस्टिस लिबर्टी इक्वालिटी फ्रेटर्निटी, ये सब लिखा हुआ था। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन में हमने जब प्रियम्बल बनाया है तो प्रियम्बल किस चीज पे बेस्ड है हमारा? इंडियन प्रियम्बल इज बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन। दिस इज नाउ एंड ऑफ अवर चैप्टर। इसमें आपको मैंने सब कुछ और इवन एक आध चीज एक्स्ट्रा लक्ष्मीकांत के बाहर से जो उसमें नहीं थी वो मैंने आपको बताई है, और मुझे लगता है कि मैंने अपना बेस्ट दिया आपको समझाने के लिए। बट स्टिल मैं आपसे कहूंगा कि एक बार लक्ष्मीकांत के इस 5 पन्ने के चैप्टर को गो थ्रू जरूर करिएगा। उससे आपको जो रिटन पॉलिटी लैंग्वेज है, ठीक है, पॉलिटी की जो लैंग्वेज है वो थोड़ी समझ में आएगी। ठीक है, बाकी प्रियम्बल क्या होता था, क्या है, कहाँ से लिया है, तो हमने यूएसए से लिया है। लैंग्वेज कहाँ से ली थी, तो ऑस्ट्रेलिया से ली थी। काय पे बेस्ड है, तो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पे बेस्ड है। सॉवरेन का क्या मतलब है? कंप्लीट इंडिपेंडेंट। सोशलिस्ट का क्या मतलब है कि हम डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट हैं, हमारे यहाँ मिक्स्ड इकोनॉमी है। ठीक है, सेकुलर क्या है, तो हमारे यहाँ पॉजिटिव कॉन्सेप्ट ऑफ सेकुलर है, मतलब इक्वल स्टेटस टू ऑल रिलीजन। तो डेमोक्रेटिक क्या है, डेमोक्रेटिक क्या है, तो डेमोक्रेटिक बताया था 2 तरीके की होती है, डायरेक्ट डेमोक्रेसी, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। तो हमारे यहाँ क्या है, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है, मतलब उसमें क्या होता है कि पीपल्स वो रिप्रेजेंटेटिव्स इलेक्टेड बाय पीपल पजेस और हैव द सुप्रीम पावर। रिपब्लिक क्या होता है, तो 2 तरीके की पॉलिटी होती थी, एक होती थी मोनार्की, एक होती थी रिपब्लिक। मोनार्की में हेड ऑफ द स्टेट होता था आपका हेड ऑफ द स्टेट हेरिडेटरी होता था, और रिपब्लिक में क्या होता था, हेड ऑफ द स्टेट इलेक्टेड होता था। जस्टिस कौन कौन सी है, तो सोशल इकोनॉमिक पॉलिटी। लिबर्टी क्या है, तो वो सब बताया कि एब्सेंस ऑफ रेस्ट्रेंट्स और रेस्ट्रिक्शंस ऑन एनी एक्टिविटी ऑफ द इंडिविजुअल। इक्वालिटी क्या है, तो एब्सेंस ऑफ प्रिविलेजेस और द स्टेट शुड नॉट डिस्क्रिमिनेट एनी पर्सन। फ्रेटर्निटी क्या है, तो इट इज अ फीलिंग ऑफ ब्रदरहुड। ठीक है, बाकी किसने क्या कहा, किसने क्या नहीं कहा, सब आपको मैंने बता दिया। आई एम थैंकफुल टू यू फॉर ज्वाइनिंग माई क्लासेस। बाय।